बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं महफिज़ शबीब। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मंडे, न्यू वीक और न्यू एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स। मंडे का आगाज़ अगर हम पॉजिटिवली करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे हफ्ते के तमाम दिन हैं। ट्यूसडे है वो भी बड़ा अच्छा गुजर जाएगा, वेडनेसडे है वो भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा, ऑन सोवर जितने भी हमारे दिन हैं वो बड़े खूबसूरत तरीके से गुजर जाएंगे। लेकिन ये है कि आगाज़ जो है वो पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ हम आगाज़ तो कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शहर के मसाइल जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव अप्रोच को पॉजिटिव नहीं रहने देते। आज के प्रोग्राम में जी शहर के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। सब्ज़ी मंडी जिसकी वजह से हर घर का चूल्हा जलता है, ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल का भी आज ऐलान है, इसकी वजह से क्या असरात रूनुमा होते हैं। घर घर के जो एक रोज़गार है उस पर भी असरात रूनुमा होंगे, मंडी पे भी बेशुमार असरात रूनुमा होंगे। इसके साथ साथ इंतज़ामिया की गफलत जो कि मंडियों को मुतासिर कर रही हैं, वो तजावुज़ात का इशू हो, वो सिक्योरिटी के मसाइल, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो मेरी और आपकी ज़िंदगियों को डायरेक्टली मुतासिर कर रहे हैं। इन पर जी बात होगी। उसके साथ साथ हम बात करेंगे वेदर, क्योंकि वेदर इंसान की ज़िंदगी पे बड़ा पॉजिटिव असरात भी डालता है, नेगेटिव असरात भी डालता है। हमारे दिन की जो जितनी भी प्लानिंग होती है वो मौसम के अकॉर्डिंग होती है और होनी भी चाहिए। सेहत पे बड़े बुरे असरात रूनुमा होते हैं अगर हम SOPs को ना फॉलो करें। इसके साथ साथ आपकी सालगिरह जो है वो हमारे लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है। आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। डॉलर का रेट आज क्या चल रहा है, सोना क्या आज भी आसमान से बातें कर रहे हैं, इसकी कीमत, इस पर भी बात करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम बात करेंगे USA में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या USA एक बेस्ट कंट्री है रहने के लिए, अगर है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मैसर हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज़ से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो रहा है। सुबह के औकात में भी हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, रात में भी मौसम में ठंड का जो एहसास है वो ज़्यादा फील हो रहा है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि वेदर के हवाले से आज क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद की अगर मौसम के हवाले से बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और शहर फैसलाबाद का आज जो मौसम है वो भी अबरआलूद दिखाई देता है, क्योंकि शहर फैसलाबाद सनती शहर को इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी ने अपने घेरे में लिया हुआ है। और शहर फैसलाबाद की अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत शहर फैसलाबाद का 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि हवाएँ 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जहाँ चलने वाली हवाएँ फैसलाबाद के मौसम को सर्द करती दिखाई देती है, ख़ास तौर पर रात और सुबह। तो वही फ़िज़ाई आलूदगी जो है फैसलाबादियों को बीमार कर रही है और आज भी शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 पॉइंट से तजावुज़ करता हुआ 469 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। इस तरह की फ़िज़ा में सांस लेने से सांस की बीमारियाँ और आँखों की एलर्जी जो है उसकी शिकायत अस्पतालों के अंदर मौसूल हो रही हैं। एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहना है कि चूँकि बारिश भी अभी तक नहीं हो रही तो खुश्क सर्दी से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ चूँकि मौसम तब्दील हुआ है तो उसके साथ साथ गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, सूप है और खुश्क मेवाजात है, ताकि ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की शिद्दत से बचना है तो SOPs को फॉलो करें, क्योंकि मौसम के असरात जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी पे बहुत बैड इम्पैक्ट डालते हैं। और इसके साथ साथ अगर मजमूई तौर पे हम शहरी की ज़िंदगी के हवाले से बात करें कि आम इंसान की उसकी ज़िंदगी को मुतासिर करने के लिए बेशुमार अवामिल मौजूद हैं, जैसे कि आज ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल है, इससे भी एक शहरी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर होगी। अगर हम बेरोज़गारी के हवाले से बात करें, ये भी एक इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा होता है। ऐसे बेशुमार अवामिल हैं जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे होते हैं। सब्ज़ी मंडी के हवाले से बात करें तो हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि सब्ज़ी मंडी जो है अब गवर्नमेंट के अंडर काम किया करेगी। और इसके साथ साथ अगर हम मसाइल के हवाले से बात करें, अक्सर सब्ज़ी मंडी के हवाले से, तो मैंने या आपने जो भी सब्ज़ी मंडी का विज़िट करते हैं उन्हें देखा होगा कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के बड़े इशू हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि सीवरेज के निज़ाम का बड़ा इशू है। ऐसे बेशुमार अवामिल हैं या मसाइल हैं जो कि वहाँ के लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। इस पर जी बात करेंगे और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना आमिर जावेद साहब ने। आप सदर हैं अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप से। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आमिर साहब आप? जी शुक्र है अल्लाह ताला का। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम अगर बात करें आज के हड़ताल के हवाले से, मैं देख रही हूँ कि इससे आम इंसान की ज़िंदगी तो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। मंडी पे इसके क्या असरात आप देख रही हैं?
मैडम बिल्कुल देखें, जितनी भी सब्ज़ मंडी है या गल्ला मंडी है या कोई भी कारोबार है, वो सारा उसका कारोबार जो है वो ट्रांसपोर्ट पे है। बिल्कुल सही। तो जब कोई माल भी दूसरे शहर से फैसलाबाद नहीं आएगा और फैसलाबाद से दूसरे शहर में माल नहीं जाएगा, तो तमाम चीज़ें जो हैं फिर वो महंगी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप देखें, जो टमाटर है इस वक्त, सब्ज़ मिर्च है, ये इस वक्त सिंध से आ रही है, कराची से आ रही हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो कराची से टमाटर नहीं आएगा, मिर्च नहीं आएगी, तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ें महंगी होंगी। बिल्कुल इसी तरह से। इसी तरह जो अदरक है, लहसुन है, ये भी कराची से आता है। सही। तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा अहम रोल है। ट्रांसपोर्ट बंद होने से मंडियों के जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी और ये गरीब आदमी को ख़रीदने में मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल, गरीब आदमी की तो ज़िंदगी वैसे ही बड़ी जिसे कहते हैं ब्लोदी एवरेज गुजर रही है। उसे तो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये मैडम इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट का भी कसूर है, कसूर दोनों घरों का है, ट्रांसपोर्ट का भी है और गवर्नमेंट का भी है। एक गाड़ी का 20,000 उसका किराया है, वो गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर आती है, उसके खर्चे हैं, मालिक ने वो गाड़ी 40-50 लाख रुपए की ली है, उसका लाइसेंस बनाया है, उसके टैक्स दे रहा है, तो फिर उसका जब चालान किया जाता है तो 5,000-10,000 रुपये का, तो इसलिए फिर वो ड्राइवर की तनख्वाह भी देता है, तो वो मालिक को कोई पैसा बचता नहीं है। पेट्रोल भी इतना महंगा है, सहूलतें मौजूद नहीं हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, तो फिर ट्रांसपोर्ट को भी मुश्किल पेश आती है, उनके साथ भी ये ज़्यादती है। चलो नॉर्मल चलान बड़ी गाड़ियों के लेकिन हज़ार राणा साहब, तो यहाँ पर बात तो ये होती है ना कि जब SOPs फॉलो करानी है, जाहिर सी बात है हुकूमत ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि आप लोग SOPs फॉलो करें, हमारा इतना कोई शौक़ तो नहीं है कि चलान किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि अगर SOPs को फॉलो करवाया जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल मैडम, मैं तो ये पहले कहता हूँ कि तमाम चीज़ें हुकूमत के ज़ुम्मे नहीं, कुछ ट्रांसपोर्ट के ज़ुम्मे भी बातें आती हैं। तो ट्रांसपोर्ट को भी अपनी जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल करनी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ जगह पे मैडम ट्रैफिक पुलिस या दूसरी जो फोर्स एजेंसियाँ हैं जो ट्रैफिक के मुतल्लक हैं, वो नजायज़ तौर पे रात को जब बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कई चेक पोस्टों में 100 रुपया फ़ी गाड़ी, 200 रुपया फ़ी गाड़ी जब पैसे उनसे वसूल करते हैं, या किसी ड्राइवर ने, जो ड्राइवर 24 घंटे 25 घंटे सफ़र करता है उसका दिमाग तो वैसे ही आउट हुआ होता है, जब ट्रैफिक वाले उसको रोकते हैं तो वो बदतमीज़ी होती है, उसका चालान 2,000 का है, उसको 10,000 का कर दिया जाता है। ये कसूर एक जगह से नहीं है, कसूर दोनों जगह, दो तरफा है। लेकिन दोनों अदारों को लचक पैदा करनी होगी, ट्रांसपोर्ट को भी लचक पैदा करनी होगी, हड़ताल ख़त्म करनी होगी, क्योंकि इसमें गरीब आदमी का नुकसान है, अमीर का कोई नुकसान नहीं होगा। अमीर के किचन में, उसके फ्रीज़र में तकरीबन 10 दिन का सामान होगा, तो गरीब तो रोज़ का रोज़ चीज़ें ख़रीदता है, उस गरीब आदमी को ज़्यादा नुकसान है, तो अमीर आदमी को नुकसान नहीं है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को भी चाहिए उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं को लचक पैदा करनी चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब है आवाम को सहूलतें देना, आवाम को फ़ायदे देना, या आवाम को परेशान और तंग करना मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशू हैं इनको फौरी तौर पे हल किया जाए। जब पहले कोई वकील हड़ताल करते थे या डॉक्टर हड़ताल करते थे या कोई भी यूनियन हड़ताल करती थी, तो उनका एक कमेटी बना के उनके मसले हल किए गए हैं। तो ये मसला भी हल कर दे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पंजाबी हैं, तो उनके मसाइल भी हल होने चाहिए। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही, सफ़र कौन करेगा? सफ़र एक आम इंसान करेगा। सफ़र बिल्कुल मैडम, सफ़र तो अलग बात है ना। देखो, गवर्नमेंट ये मौक़िफ़ अपनाए, या तो गवर्नमेंट कहे कि हमारा मिशन है सिर्फ चलान करना, या गवर्नमेंट बताए कि हमारा मिशन है कि ट्रांसपोर्ट बेहतर करना। अगर बेहतर करनी है तो उसके लिए चलान करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उनको वार्निंग दें, आप कॉलेजों में जाएं, स्कूलों में जाएं, बच्चों में जाएं,
ठीक है, लारी अड्डों में जाएं, आप मंडियों में जाएं, ट्रांसपोर्ट के अड्डों में जाएं, वहाँ जाके लोगों को आप आगाही मुहिम चलाएं, तो उससे शऊर पैदा करें, अवाम को पहले तरबियत तो दे। मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना है अभी तक तो हमारी अवाम की कोई तरबियत ही नहीं की गई कि वो जो कानून कायदे हैं उसके मुताबिक चला जा सके। सिविक नेशन जो है वो इंसान में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अब SOPs फॉलो नहीं करवाई जाएंगी तो कब करवाई जाएंगी। ठीक है, ये भी एलिमेंट जो है सामने आता है। और दूसरा रही बात चलान के हवाले से, इस बात पे तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारे यहाँ सिविक नेशन जो है, जो एक सेंस है वो इस कदर मुतासिर हो गई है। अगर चलान का सिलसिला जारी है, हम देखते हैं कि हेलमेट की कीमत वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये मजमूई तौर पर बीइंग अ सोसाइटी हमें इस चीज़ को सोचने की बहुत ज़रूरत है। मैडम देखें ना, एक हेलमेट जो 600 रुपये का, 1200 का, 1500 का था, इस वक्त 4000 से कम कोई हेलमेट मौजूद नहीं है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुसीबत ये है कि गांव बनता नहीं है, उसका जगह लेने वाले पहले आ जाते हैं। गवर्नमेंट कोई भी आर्डर ज़रूर ले आती है, कोई भी कानून बना लेती है, लेकिन वो उस कानून को बनाने से पहले उसका तरीक़ाकार, उसके जो सहूलतें हैं वो मुहैया करें ना। वो तो मुहैया होती नहीं है, कानून बना देते हैं। भी अब सख्ती की है तो जो हेलमेट है वो जो 1500 वाला 10,000 पे चला गया, तो गरीब आदमी के पास पैसे होंगे तो हेलमेट लेगा ना। तो अब गवर्नमेंट ने सख्ती की है, भी आप लाइसेंस बनाएं, तो लाइसेंस के दफ्तर आप जाकर देख लें, मेरा ख्याल है 800 बंदे की लाइनें लगी हुई हैं, उधर मौजूद हैं लोग, उनके लाइसेंस नहीं भर रहे। जो LTV या दूसरे लाइसेंस हैं वो भी बंद किए हुए हैं, उनके लाइसेंस नहीं भर रहे। पहले आप आवाम को उस लेवल पे सहूलतें दें, फिर उसके बाद आप सख्ती करें ना। पार्किंग इशू है वो भी इसी तरह ही है कि पार्किंग प्लाजा बना नहीं है, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की कोई जगह मौजूद नहीं है, तो आप पार्किंग के जो है वो जुर्माने शुरू कर देते हैं। तो मैं तो मैडम ये बात ज़रूर एलानिया करूँगा कि कानून जो है ना, ये वैसे एक मजाक है कि कानून सबके लिए बराबर है। मैं नहीं समझता ये बराबर है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए बराबर। मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक चीफ जस्टिस के बेटे ने कि गरीब आदमी के 2 बच्चों को गाड़ी के नीचे दिया, ठीक है, वो गरीब था, उस पर प्रेशर डाला, उसने उनको माफ़ कर दिया, ठीक है। तो कानून बराबर ना हुआ। दूसरी बात यह है कि आप ज़िला कचहरी के चारों तरफ जाकर देख लें, चारों तरफ निजात तजावज़ात कायम है, चारों तरफ पार्किंग कायम है। तो जाए ना, उन वकीलों की गाड़ियाँ ठाएँ ना। मैं देखता हूँ CTO साहब को या DCO साहब को, किसी भी फोर्स एजेंसी को, उनकी क्यों नहीं ठाते? सहूलियात जो है पहले वो गवर्नमेंट आपके तो फिर उसके बाद जी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे कि डायरेक्शन पे आ रही हैं। सब्जी मंडी के मसाइल के हवाले से बात करेंगे जी। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी के मसाइल के हवाले से। सब्ज़ी मंडी के मसाइल जो हैं वो एक आम इंसान की ज़िंदगी को बड़ा मुतासिर कर रहे होते हैं। जितने लोग भी हैं जो सब्ज़ी मंडी का रुख करते हैं ख़रीदारी के गर्ज से या आड़ती वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं ये छोटे छोटे से इशू इंसान को मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल है और दूसरी तरफ आपने बड़ा पुराना और दरीने मसले के हवाले से बात की, पार्किंग के इशूज़ के हवाले से। आपने कहा कि कचहरी के चारों तरफ जो पार्किंग है वहाँ पर बकौल आपके के कब्ज़ा है वकीलों का। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है, यहाँ पर सर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ये बात करते हैं कि अगर किसी को कोई मसला है, किसी को कोई कंप्लेन है, वो सामने आए, रिटन कंप्लेन करवाए, वो हर कंप्लेन सुनने को तैयार है। मैडम आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में कोई इतना स्ट्रॉन्गली मदई नहीं है जो वकला के ख़िलाफ़ शिकायत करे। अगर को करेगा तो मैं पंजाबी में कहूँगा भी उसको फिर कचहरियों में ना छितर पड़ेंगे। पुलिस का दाखिला तो कचहरियों में वकला ने बंद किया हुआ है, पुलिस तो जा नहीं सकती, तो शिकायत किसको करनी है? या गवर्नमेंट ये रूल बना दे भाई किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आएगी तो गवर्नमेंट एक्शन करेगी। अगर कोई मनशियात फ़रोश मोहल्ले में मनशियात फ़रोशी कर रहा है, वो साथ ये कहे पुलिस को कि मेरे ख़िलाफ़ कोई शिकायत आए तो आप मुझे पकड़ कर ले जाएं। अगर कोई मनशियात फ़रोख्त कर रहा है तो पुलिस का काम है उसको पकड़ना, पुलिस अपनी तरीक़ेकार के मुताबिक उसकी ख़रीदारी करे, उसको पकड़े। बात यह है कि सामने CTO का दफ्तर है, चौक में पार्किंग लगी हुई है,
तो सीटीओ सुबह शाम आता जाता, उसको नज़र नहीं आता शिकायत करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मदई किसी को बनने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ वकीलों के ख़िलाफ़ क्यों जाए? ये तो गवर्नमेंट का अपना मसला है ना, गवर्नमेंट से तो हल नहीं होता। गवर्नमेंट तो मजबूर है वकीलों के आगे। किसी आदमी ने वकीलों के ख़िलाफ़ कोई मदई नहीं बनना, ना किसी को ज़रूरत है। तो इसी तरह ये कानून बना देना, एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट रूल बना दे भाई इसके खिलाफ को दूसरा गाड़ी वाला शिकायत करेगा तो इसका चलान कर देंगे, वरना जाते रहें। यानी फिर तो ये बात हुई भी किसी के खिलाफ कोई शिकायत आएगी तो गवर्नमेंट उसको रोकेगी, ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ये शिकायत नहीं है, यहाँ पर तो जो हेलमेट नहीं पहन रहा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, आम पब्लिक के लिए भी तो ये रूल है ना, अगर वो गाड़ी सड़क पे खड़ी करता है, नो पार्किंग पे खड़ी करता है, तो उसका चलान होता है ना, तो उसकी कोई शिकायत तो नहीं करता ना। बिल्कुल। अगर ताजर निजात तजावजात कैम करते हैं सामने, कोई इसकी शिकायत तो नहीं करता ना, तो उसका सामान क्यों उठाया जाता है? मैडम, कोई भी गैर कानूनी काम होगा तो फोर्समैन जो एजेंसी है उसने एक्शन लेना है, ठीक है कि नहीं? मैं ये कहता हूँ कि कानून सब के लिए बराबर नहीं है, ये मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और एजेंसी को भी और इंतज़ामिया को भी कि कानून जो है ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शरीफ आदमी वकील भी ट्रैफिक पुलिस के काबू आ गया तो उसका चलान हो जाएगा। सही। अगर कोई तगड़ा वकील काबू आ गया, जैसे कल परसों मैं आपके प्रोग्राम में देख रहा था ना, उस वकील का चलान फिर कैसे वो देखा ना आपने, वो कहता मेरा चलान करो या तुम खुद पे करोगे या मैं आपको कचहरी में लेके जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? तो उसके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दिया? उसने भी तो ब्लैक शीशे लगाए हुए थे ना, उसके नहीं फौरी उतारे। यानी कानून हमेशा, मैं ये समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए है और गरीब आदमी मुल्क में 70% है। तो मैं ये किसी की कोई अदावत नहीं है, मैं जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि आप गरीबों पे मेहरबानी करें, गरीबों को रोटी कमाने दें। हाँ, कुछ जुर्माने करें, आपको मुनासिब करें। 2000 रुपया तो मज़दूर की तनख्वाह नहीं है, आपने 38,000 रुपया मज़दूर की तनख्वाह रखी हुई है। पूरे पाकिस्तान में किसी मज़दूर को 38,000 रुपया तनख्वाह नहीं मिलती। जितने अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितनी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनको मेरा ख्याल है 24-25 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं, 12 घंटे ड्यूटी उनसे लेते हैं, ठीक है? तो 25,000 रुपया जो आदमी मज़दूर को तनख्वाह मिल रही है, पहले उस पर तो अमल दरामद करा लें। बिल्कुल, मंथली वेजेस जो है वो बहुत कम होने के बराबर है, जिसकी वजह से किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में मज़दूर को 38,000 रुपया मुकम्मल 40,000 रुपया तनख्वाह नहीं मिल रही। तो मजदूर आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसके पास कौन सी 10 लाख वाली गाड़ी, 4 लाख में? उसके पास जो मोटरसाइकिल है, या ना उसके इशारे हैं, ना उसका मगराड है, ना टायर उसने पुराने डाले हुए हैं, साइकिल वो चला नहीं सकता, तो मोटरसाइकिल 5-5, 10-10 हज़ार वाली उसने मोटरसाइकिल ली हुई है। तो सबसे ज़्यादा चलान भी तो मोटरसाइकिल के हुए हैं ना। यानी साहब, आपका कोई चलान हुआ है अभी तक? जी, आपको कोई चलान हुआ है? नहीं, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी कोई चलान बिल्कुल नहीं हुआ। SOPs को आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं यार, मैं तो पहले कहता हूँ कि कानून जो है वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए नहीं। मैं तो गरीब आदमी हूँ ना, मुझे तो पकड़ लेंगे ना, मुझ पे तो पर्चा दे देंगे। मैं तो बात कर रहा हूँ वो बड़े घर की, वकीलों की, उन पर एक्शन लेना, वो तो इनकी जरूरत नहीं है। मुझे तो बाहर चौंक में निकलेंगे, मेरी क्या औकात है, मुझे तो पकड़ के पर्चा दे देंगे। भाई आपने कानून, मैं ये कहता हूँ कि जिस पे लागू हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से ये जो मसाइल है ना, सोशल इश्यूज, ये तो मौजूद रहते ही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी के मसाइल भी नहीं हल हो रहे हैं। वहाँ पर पार्किंग के इश्यूज़ देख लें, तजावुज़ात का मसला आप लोगों का बड़ा पुराना मसला है। मौजूदा सिचुएशन क्या है? मैडम, जैसे पहले थी वैसे ही पोजीशन है। मैं कई मरतबा गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर चुका हूँ। ये वो वकीलों वाली बात है कि मंडी के बाहर भी नजायज़ तजावुज़ात है ना, तो वो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई? क्या वो माफिया वकीलों से ज़्यादा पावरफुल है? नहीं, वहाँ से पैसे आते हैं। वहाँ जितनी मर्जी खबरें लगा लें, जितने मर्जी प्रोग्राम में इशू कर लें, गवर्नमेंट ने उधर कोई प्रोग्राम एक्शन नहीं लेना। मेरे ख्याल से जब से पीरा फोर्स बनी है, एक दफ़ा उन्होंने एक्शन किया, सिर्फ एक दफ़ा बस, वो भी डॉक्टर साहब को प्रोग्राम के लिए साथ लेके गए थे, अपने नंबर बनाने के लिए भी, देख लो भी गाड़ियों के रूटर कैसे चल रहे हैं। उसके बाद अलानिया शो में कह रहा हूँ, अदालतें खुली हैं, चैलेंज है, कोई इन्होंने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ वहाँ पे कोई एक्शन किया हो, कोई पकड़ दकड़ की हो? क्यों नहीं किया? उधर भी रोड बंद है, उनको भी भाई पकड़े, उधर भी एम्बुलेंस गुजरने का रास्ता नहीं मौजूद है, शहरियों को उधर भी तंगी है। सुबह के टाइम आपके भी
4 बजे जाकर तो उधर देखें 1 फुट का रास्ता नहीं होता। बिल्कुल इंतज़ामिया उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेती, कारपोरेशन कोई एक्शन नहीं लेती, पीरा फोर्स कोई एक्शन नहीं लेती। हालांकि जो पीरा फोर्स है वो एसी सिटी के अंडर कर दी गई है, और जो एसी सिटी है वो सब्ज़ मंडियाँ और गल्ला मंडी का बाकायदा तौर पे फैसलाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर है, सही, और वो इंचार्ज है, उसके पास तमाम इख्तियारात हैं। और एसी साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जिस अदारे के सरबराह हैं, आप उस अदारे की बेहतरी के लिए कोई रोल अदा करें। सही। तो चाह के बेहतरी तो ये है कि जो मंडियों के अंदर मसाइल हैं उनको बेहतर हल किया जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आती, अंदर की वारी तो बाद में आएगी, पहले तो मंडियों के बाहर से तजावज़ात नहीं जो कायम है वो ही ख़त्म नहीं अभी तक कोई। इसकी वजह से क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है आड़तियों को? देखो मैडम, जो गाड़ियां बिलफर्ज माल लेके आती हैं, जब उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो गाड़ी माल लेके अंदर कैसे चली जाएगी। मैं ये भी कहता हूं कि तजावज़ात मंडी के बाहर भी कायम है, अंदर भी कायम है। सही। मैं ये नहीं कहता कि मैं मंडी का अदारा हूँ या मंडी के अंदर हूँ तो उधर जो मंडी के अंदर तजावज़ात है वो कायम नहीं है, उधर भी कायम है। सही। उधर भी ख़त्म की जाए। जो गाड़ियां माल लेके आती हैं उनको प्रॉपर तौर पे रास्ता मिलना चाहिए, मंडी के अंदर भी और बाहर भी। कुछ दिन पहले सब्ज़ मंडी में आड़तियों की और जो उधर माफिया बैठा हुआ था उनकी बाकायदा तौर पे रास्ते की वजह से काफ़ी लड़ाई हुई है और 10 दिन बड़ी परेशानी रही है। तो मेरा हाल अभी शायद उनकी कोई सुलह वगैरह होगी। लेकिन राना साहब, यहाँ पर सवाल तो ये आता है कि ज़िम्मेदार कौन है? हम देखते हैं कि इसमें ताजर बरादरी भी इन्वॉल्व है, तजावुज़ात करने वाले कौन लोग हैं? ज़ाहिर सी बात है आप में या मुझ में से ही कोई लोग हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंतज़ामिया की जानिब से भी थोड़ी बहुत गफलत का सामना करना पड़ता है। हाँ, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने एंड पे थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव कर लें ताकि इंतज़ामिया भी शायद इस हवाले से कुछ सोच विचार करे। मैडम, हर आदमी ने मुझ समेत ये समझा हुआ है कि हमें शॉर्टकट कोई तरीका बताया जाए। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, ज़कात देंगे, नेक काम करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। हम कहते हैं जितने भी ज़्यादा लोग कि भाई ना रोज़े रखने पड़े, ना हज करना पड़े, ना ज़कात देनी पड़े, गरीबों का हक़ खाएं, यतीमों का माल खाएं। कोई ऐसा शॉर्टकट को विरद आ जाए, कोई ऐसा को वली आ जाए, ऐसा को पीर आ जाए, बस जिसकी हम ना मरीद बन जाए तो हमें ना वो जन्नत में ले जाए। काम हम अच्छे नहीं करेंगे लेकिन हमें जन्नत में ज़रूर ले जाए। तो हमारा ये कसूर है कि हम वो काम करते नहीं हैं लेकिन हम उस पर उम्मीद लगाते हैं। अगर एक दुकान है, दुकान के आप अंदर सामान रखें, गवर्नमेंट अगर उनको जगह दे देती है 5 फुट, ठीक है, 10 फुट जितनी भी, तो हम भी फिर उस चीज़ पे कैल नहीं ना रहते। अगर गवर्नमेंट 5 फुट दे के जाती है तो हम 80 फुट आगे हो जाते हैं। थोड़े थोड़े से लिवरेज का बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया जाता जी, है। इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रांसपोर्ट ये ना दो तरफा ताउन होता है। अगर हम देखें कि हुकूमती सतह पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आड़ती हैं, इनकी तरफ से भी इशू मसाइल मौजूद हैं। लेकिन मजमूई तौर पे इस शहर के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 प्रोग्राम में। जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले सब्ज़ी मंडी के मसाइल के हवाले से। बेशुमार इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिनके हल के लिए बड़ा फास्ट ट्रैक इक़दाम करने की ज़रूरत है इंतज़ामिया की जानिब से। फर्दर इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मोहम्मद नारू, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे सब्ज़ी मंडी के मसाइल के हवाले से। हमने देखा कि तजावुज़ात जो है ये मंडियों का बहुत पुराना मसला है। इसके साथ साथ पार्किंग के बेशुमार मसाइल हैं। मौजूदा सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, सब्ज़ी मंडी अपनी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। जो हमारी दोनों सब्ज़ मंडियां हैं, वो सिद्धार हो या गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्ज़ी मंडी हो, तो ज़ाहिरी बात है रोज़ाना की बुनियाद पर एक बड़ा तजारती अमल सर अंजाम दिया जाता है यहाँ पर। और ये कोई हफ्तावार कार्रवाई नहीं है, ये रोज़ाना की कार्रवाई है कि रोज़ाना ही वहाँ सर लाखों का बिज़नेस होना है, लाखों लोगों का रोज़गार चलना है वहाँ से, और एक बड़ी तादाद वहाँ का रुख करती है। अब आ जाए वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, इंतज़ामात के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा बात कर भी चुके हैं और करते भी आए और करते भी रहेंगे, हमारी ज़िम्मेदारी है। देखें, इंतज़ामिया जो अपना एक उनका काम है
उसमें बेहतरी लाने के लिए हमें नज़र आता है कि इंतज़ामिया कैसी काम कर रही है या उनके काम में क्या बेहतरी आई है, तो वो उनके अमल से नज़र आती हैं चीज़ें। शहर में जो बुनियादी मसाइल होते हैं उनके तदारुक से नज़र आता है कि जनाब किस तरह से हमारी इंतज़ामिया एक्टिव है, एक्टिव नहीं है। अब आप गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी की बात कर लें, ये वो मंडी है जो कि शहरी इलाके में है मुकम्मल तौर पर, और यहाँ से लोग बाहर से भी आते हैं, देहातों से भी आते हैं लोग, और यहाँ से शहरी आबादी भी वहाँ का रुख करती है। और बुनियादी से चीदा से मसाइल हैं जो कि ऐसे मसाइल नहीं हैं जिनको हल करने के लिए आपने बहुत बड़ी कमेटियाँ बिठानी हैं या बहुत ज़्यादा आपको कोई मेहनत करनी पड़नी है, और ऐसे कोई माफिया वहाँ पर सरगर्म है जिनको डील करने के लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स चाहिए। ठीक है। आपके पास हर तरह से अब हर डिपार्टमेंट की आपके पास फोर्स है, वो पैरा हो, वो कोई भी हो, कॉरपोरेशन हो, आप हर तरीके से डील कर सकते हैं चीज़ों को। अब रह जाती है बात तजावुज़ात की, तो यहाँ पर जो मंडी की इंतज़ामिया, दो तरफा मामलात होते हैं, एक होता है ज़िले इंतज़ामिया ने डील करना होता है, एक होता है मंडी की जो मकामी इंतज़ामिया है जो कि वहाँ से ही इलेक्ट की जाती है और वो ऊपर आके काम करते हैं। अब दोनों का मिल बैठ जाना, अब महविश मसला चलता आ रहा है, एक जो सबसे पेचीदा मसला चलता आ रहा है वो ये है कि जनाब हमारे जो रेट्स हैं वो एक जैसे नहीं हो पाते। मार्केट कमेटी रेट और निकालती है, और जो मंडी है हत्ता कि एक ओपन मार्केट का रेट तो बाहर से आना है, बाद में आना है कि जब मंडी का रेट मुतवाज़िन होगा। अब जो मंडी का रेट है वही मार्केट की जो रेट लिस्ट है उससे कहीं भी तवाज़ुन नहीं रखता, कहीं भी यकसानियत नहीं रखता कि एक जैसा रेट हो। कोई एक सब्ज़ी, एक फल ऐसा हो जो कि हमने मार्केट की कमेटी की जो रेट लिस्ट है उस पर देखा और वही वहाँ पर गुलाम मोहम्मदाबाद की जो सब्ज़ी मंडी है, यसदार की सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर हमें वो रेट मिल जाए। जो शिकवा किया जाता है, जो बुनियादी चीज़ उठाई जाती है आड़तियों की जानिब से कि जनाब हमें मुशावरत की ही नहीं जाती, जब हमसे हम ही उसको महंगा फल ख़रीद रहे हैं या महंगी सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं तो जो मार्केट कमेटी का रेट है वो उससे कई गुना कम होता है। वो लिस्ट किस तनाजुर में तैयार की जाती है, किन लोगों के साथ मुशावरत के बाद तैयार की जाती है। एक होना जी चीज़ कि महीने बाद होनी है, जैसे हम देखते हैं करियाना की रेट लिस्ट आती है 1 महीने बाद या कमोबेश 2 महीने बाद वो अपडेट होती है, तो उसमें आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुशावरत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद मार्केट में जाएं, वहाँ से एनालिसिस करें और चीज़ों का आप लागत लें और साथ में उसकी जो उसको बेचना है वो प्राइस आप डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मंडी ऐसी चीज़ है, रोज़ाना की बुनियाद पर फल लाना है, रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियाँ आनी हैं, क्या रेट चल रहे हैं उनके, क्या रेट नहीं चल रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी दोनों मंडियों के लिए एक्टिव इंतज़ामिया होनी चाहिए। मार्केट कमेटी एक मुकम्मल डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट का हाल ये है कि ना ही तो उनसे मुर्गी का रेट सही लग पाता है, ना ही सब्जियों के रेट उनसे सही लग पाते हैं और ना ही उनसे सही लग पाते हैं ये फलों के रेट्स। सेकंड बैलेंस का भी तो कोई मसला ऐसे मतलब कि चीज़ें नज़र आती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब दिखाई देती हैं कि जनाब अगर रेट लिस्ट एक आम गाहक है, पहली बात तो हमारे जो गाहक है, हमारा जो कस्टमर है वो इतनी ज़्यादा आगाही नहीं रखता कि हमने किस चीज़ को किस तरीके से वेल करना है और उसके ऊपर हम किस मुतल्लिका डिपार्टमेंट से जाकर शिकायत कर सकते हैं। वो इस मामले में मजलूम होता है, वो जो दुकानदार कहता है वो उसके ऊपर हामी भर लेता है या उसको पे कर देता है। अब यहाँ पर मार्केट कमेटी जो है जिसने ये चीज़ें देखनी है उसका ये बनता है कि जनाब आप वो रेट निकालें जो दोनों के लिए सूटेबल हो। जो आपका दुकानदार है, आड़ती है, जब वो मंडी से चीज़ बेच रहा है तो उसको इस बात में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि जनाब मैंने अपना जो माल है वो सस्ते दामों बहुत ज़्यादा निकाल दिया, मैं नुकसान में चला गया, हुकूमत जुर्माने करती है, फ़लाँ करती है, अगर हम चीज़ सही दाम पर बेचते हैं तो हमें फ़लाँ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ आपका जो कंज्यूमर है वो मुतमिन होना चाहिए कि आया ये सीजनल चीज़ है, ये सीजनल फल है, इसका रेट नीचे है, ये सीजनल सब्ज़ी है, इसका रेट नीचे है, हाँ ये आउट ऑफ सीज़न की सब्ज़ी है, ये इन्होंने यहाँ पर इसको महफूज किया हुआ है, अब बेची जा रही है तो इसका रेट ज़्यादा है। फैक्टर भी तो आता है ना डिमांड एंड सप्लाई का, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कीमतों में रद्दोबदल रहता है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि मार्केट कमेटी की जानिब से प्राइस लिस्ट को मेक श्योर नहीं किया जाता, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई भी मुझे लगता है कि चीज़ों को मुतासिर कर रही होती है। बिल्कुल करती है। देखें एक चीज़ है, मैं भी शेख, तो हमें ये बात हमारे सामने वाज़े है कि मंडी में रोज़ाना ही नकलो हरकत होनी है। आप कितनी बड़े पैमाने पे स्टोरेज कर सकते हैं, ये कोई मतलब कि मंडी के एतबार से आप स्टोरेज नहीं कर सकते। कई ऐसे फल हैं जिनको आपने रोज़ाना के रोज़ाना ही बेचना है, आप ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। कई ऐसी सब्जियां हैं जिसको स्टोर नहीं किया सकता, और हमारे यहाँ पर मंडी इस कदर अपडेटेड नहीं है कि उनके पास इस कदर फैसिलिटीज़ हों कि वो आने वाले वक्त का पहले ही हिसाब लगा लें और इतने बड़े पैमाने पर स्टोरेज कर सकें। मंडी तो कम अज़
कम नहीं कर बिल्कुल सकती। इसी हाँ, तरह से। ये हमारे जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पर किया जा सकता है। जो बड़ा माफिया है वो ये काम कर सकता है। ये मंडी वाले जो आड़ती हैं, ये इस कदर बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से स्टोरेज करने की सख्त नहीं रखते हैं, और ना ही होनी चाहिए ऐसी बिल्कुल इसी सख्त। तरह से। रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ आ रही है, आप रोज़ाना की बुनियाद पर निकालें, उसको बेचें। हाँ, जैसे नकलो हरकत का आपने जिक्र किया है, तो वहाँ पर दोनों फैक्टर आ जाते हैं कि एक हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस कदर ज़्यादा मुनज़्ज़म है और किस तरह हम उनको लेकर चल रहे हैं, और दूसरा हमारे मंडी में जो एक गैर जानबदारी का रवैया होता है कि जनाब हमने चीज़ें स्टॉक करनी है, कुछ मसनूई तौर पर 1-2 दिन का स्टॉक कर लिया और बाद में हमने देखा कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं, तो वो निकाल दी। फिर यहाँ पर फिर बात आ जाती है मार्केट कमेटी की, जो कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट है कि उसने रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें देखना है। अब देखिए, इतना बड़ा शहर नहीं है हमारा कि हमने हमारे यहाँ पर 10 से 12 सब्ज़ी मंडियाँ हैं, 10 से 12 फ्रूट मंडियाँ हैं, और इसको देखने के लिए जी हमें बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स चाहिए, अलग से एक मुकम्मल फोर्स चाहिए। तो जो लोग इनको डील कर रहे हैं, देखें, अगर आप वहाँ पर लिस्ट पहुँचा सकते हैं, मार्केट कमेटी दुकानों पर अगर लिस्ट पहुँचा सकती है, मार्केट में लिस्ट पहुँचा सकती है, तो वही जो नुमाइंदे हैं वो जायज़ा क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल, फोर्सेस तो मौजूद चेक हैं, एंड वो पहले बैलेंस की जो है सूरत में उसको हो। क्यों सही बुनियादों पर नहीं किया जा सकता? आप फ़कत इतना ना करें। हम रोना रोते हैं महंगाई का, हम कहते हैं कि जनाब चीज़ें दिन ब दिन महंगी हो जाती हैं, या फिर अचानक से उनको झटका लगता है, कीमतें आसमानों पर पहुंच जाती हैं। हम ये रोना तो रो रहे हैं, हमारा ये रोना ही कम से कम कर दिया जाए कि जो आपने रेट निकाला है वो महंगा है, वो कम है, वो मुनासिब है, जो भी है, लेकिन जो रेट आपने लिस्ट पर सेट किया है, जो आपने बताया है कि जनाब आपको टमाटर 145 का मिलेगा, आपको प्याज 76 रुपये का मिलेगा, आपको जो आलू कच्चा छिलका है वो 86 रुपये का मिलेगा, तो वो हमें वहाँ पर उस रेट से मिलना चाहिए। और अगर वो दस्तयाब होता है तो आधी शिकायत यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से है, कीमतों का चेक एंड बैलेंस रखना, इस तसलसल को बरकरार रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राना आमिर साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? कीमतों में गैर मुस्तहकम सिचुएशन देखने को मिलती है, शहरी तो इस वजह से सफ़र करते ही करते हैं, क्या आढ़तियों को भी मसला आता है इससे? देखिए मैडम, पहली बात यह है कि हुकूमत का इसमें कोई तरीक़ाकार वाज़िया नहीं है। जैसे करियाने की आइटम की हर महीने उसकी लिस्ट निकलती है, उसमें बाकायदा तौर पे गला मंडी के और दूसरे अदारों के जो ताजर होते हैं वो शरीक होते हैं, और उसमें बाकायदा मीटिंग हो गए, रेट निकलता है। तो जब ये चीज़ें शाम को बड़ी मंडियों में फ़रोख्त होती हैं, सदार मंडियों में कोई चीज़ फ़रोख्त होती है, तो उस वक़्त मार्केट कमेटी का एक इंस्पेक्टर जो होता है वो उधर मौजूद होता है। वो चेक करता है कि आज टमाटर कितने का बिका है, प्याज कितने का बिका है, कितना माल आया, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है। लेकिन ये मुसीबत ये है, ये अपने नंबर बनाने की खातर, सिर्फ गवर्नमेंट को ये दिखाने की खातर कि हमने चीज़ों पे कंट्रोल किया हुआ है, चीज़ें सस्ती हैं। बिल्कुल सही। ये मंडी में टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो मंडी में फ़रोख्त होगा, सही, तो ये 80 रुपये उसका रेट दे देंगे ठीक है, खुद ही। तो फिर जो मंडी से ख़रीद के गया है, ज़ाहिर है एक आदमी सफ़र करके आया, पेट्रोल खर्च के आया, उसने अपनी दुकान का किराया भी देना है, अपनी मेहनत मजदूरी भी निकालनी है। वो 20 रुपये 25 रुपये फ़ी किलो वो जाके जब महंगा बेचेगा, गवर्नमेंट ने रेट 80 दिया है, बिल्कुल इसी तरह से वो बेचेगा 120 रुपये किलो, तो फिर आप उसको पकड़ेंगे, उसको जुर्माना कर देंगे। आप मैंने जो पहले बात बताई थी कि सिस्टम पहले ठीक कर लें। सिस्टम के हवाले से फर्दर भी हम बात करेंगे कि इसमें तब्दीली किस तरह से आ सकती है, इसमें बदलाव किस तरह से आता है, स्टेक होल्डर्स इस हवाले से क्या करते हैं। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में आज सोने का रेट क्या चल रहा है। आज अगर गोल्ड की कीमत के हवाले से बात करें तो सोने की कीमत में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई दे रही है। ये कमी चूँकि ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी इस बात से थोड़ा सा आम शहरी वो खुश होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चलें कदरे बेहतर हुआ है आज का रेट। अगर आज के रेट के हवाले से बात करें, आज सोने का 1 तोला रेट मार्केट में कुछ इस तरह से चल रहा है, 4,49,900 रुपये में 1 तोला गोल्ड जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है।
इसी तरह से 10 ग्राम की कीमत देख लेते हैं, 3,85,723 रुपये में 10 ग्राम सोना जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पे अभी भी अगर हम इस रेट का एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें, ये एक आम इंसान जिसकी क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मिनिमम सी है उसकी पहुंच से दूर है, क्योंकि वेडिंग सीज़न भी है। हम देखते हैं कि गोल्ड जो है ये हमारी रिचुअल्स का भी हिस्सा होता है, कस्टम्स का भी हिस्सा होता है, लेकिन अभी भी ये बात की जाती है बहुत सारे लोगों की जानिब से कि अब ये क़ुव्वत ख़रीद से काफ़ी ज़्यादा बाहर हो गया, सिर्फ एलीट क्लास अफोर्ड कर सकती है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि आया इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। करेंसी रेट देख लेते हैं जी। आज का सबसे पहले यूरो की कीमत देखते हैं। यूरो की जो आज की बाइंग पावर है 327.6 है और 330.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की कीमत देखें तो 75 में बाय किया जा रहा है और 75.5 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत देख लें तो 76.65 में फ़रोख्त बाय किया जा रहा है और 77.4 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत हम देख रहे हैं कि स्टेबल है, 374.6 में बाय किया जा रहा है और 378.1 में सेल किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत मुस्तकिम है, स्टे है यहाँ पर प्राइस में 281.35 में बाय किया जा रहा है और 283.25 में सेल आउट किया जा रहा है। करेंसी के मजमूई तौर पे आज के रेट ये थे जिसमें हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्राइस एक स्टे पे है। गोल्ड की अलबत्ता हम देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन जारी है। आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत क्या है, करेंसी के रेट क्या रहेंगे, इस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सब्ज़ी मंडी के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इस बड़े शहर को 2 मंडियां जो हैं इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं शहरी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मसाइल बेपनाह हैं। मौजूदा इंतज़ामिया किस तरह से रोल प्ले कर रही है, इस पर जी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। मोहम्मद अली नारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम गैप, आप पॉलिसीज़ की गैप के हवाले से बात कर रहे थे, जो मंडी की इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को किस तरह से देख रही है? ज़ाहिर सी बात है, मुझे ये लगता है कि अगर किसी मंडी के इंटरनल मामला स्ट्रॉन्ग होंगे तो एक्सटर्नल मामला जो हैं वो खुद ब खुद बेहतरी की जानिब नज़र आते हैं। आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं? महविश, बड़ी बुनियादी बात की है आपने कि जो मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन है या मंडी की जो इंतज़ामिया है, अगर वो मज़बूत है और जो पूरे का पूरा एक दुकानदारों का सेटअप होता है, आड़तियों का सेटअप है, वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहा है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आया जो मंडी की इंतज़ामिया है वो आवाम के मुफाद में कितना है या कितना नहीं है, कि हमने जो भी चीज़ें सेटल करनी है, जो भी मामलात हैं, अगर तो हमने सही समत में लेकर चलने हैं, वो तजावुज़ात से मुतल्लिका हैं, वो बद इंतज़ामी के मुतल्लिका हैं, वो पार्किंग इश्यूज़ हैं, वो कीमतों के मसाइल हैं, वो स्टोरेज के इश्यूज़ हैं, वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मंडी के इश्यूज़ हैं, वो लाइट को लेके इश्यूज़ हैं, फेस्को को लेके इश्यूज़ हैं। देखें, कोई भी जो बुनियादी तंजीम होती है किसी भी बाज़ार की, वो दूसरी हाकम होती है। जिस भी दुकानदार का कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ है, तो उसने उनको ही आगाह करना है, वो डायरेक्ट फेस्को के पास नहीं जाएगा, वो किसी के पास नहीं जाएगा। अब ये जो हरारकी होती है हमारे यहाँ पर, चूँकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तंजीमी सतह पर तो बहुत ज़्यादा मजबूत तंजीमें नहीं हैं। इक्का दुक्का जो बिज़नेस कम्युनिटी की तंजीमें हैं वो तो अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर लेती हैं, वो भी ज़ाती सतह पर। अगर एक शख्स है तो उसका तंजीमी सतह से हट कर जो इनफरादी ताल्लुक़ है वो ज़्यादा मायने रखता होता है कि जनाब ये बंदा है, ये फ़लाँ जगह पर है, इसके फ़लाँ ताल्लुकात हैं, तो उनका वो इस्तेमाल कर लेता है। बजाय कि जो होना ये चाहिए हमारे यहाँ पर जो तंजीमी स्ट्रक्चर है कि जनाब ये बंदा ये वोट्स लेकर आया है, इसकी ये इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है, पॉपुलैरिटी है, इस मंडी में ये बैठा हुआ है, एज अ प्रेसिडेंट है, एज अ वाइस है, कुछ भी है, तो इसकी हमने बात सुननी है। ये सारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनिटी का। तो हमारे यहाँ पर चूँकि महकमों में एक रुझान पाया जाता है कि जनाब वोट से ज़्यादा अहमियत किसी और चीज़ की होती है और वो उसको तोलते हैं बजाय कि उस शख्स के कद को तोलें। तो ये एक मामला होता है हमारे यहाँ पर, जो कि फिर ये जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर होता है, तंजीमें होती हैं, ये मुतालबात तो आगे रखती हैं महकमों के, लेकिन वो ना सुनने वाली बात होती है, एक रस्मन कार्रवाई होती है और वो फिर चीज़ें चल पड़ती हैं। आप देखें, आप ज़रा इमेजिन करें इस चीज़ को कि अगर एक मंडी का या मंडी से हटकर हम किसी भी सेक्टर के एक तंजीम के सदर की बात कर लेते हैं, वो अहकामात जारी करता है कि जनाब कल हड़ताल होगी और फ़लाँ जगह पर हड़ताल होगी, हमने ये मंडी बंद रखनी है, हमने ये जो बिज़नेस सेक्टर है ये बंद रखना है, हमने ये बाज़ार बंद रखना है। अच्छा, उसकी इस कॉल के ऊपर पूरे का पूरा बाज़ार बंद होता है, पूरे का पूरा जो निज़ाम है मफलूज हो जाता है, सारे के सारे उसको पैरोकार होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर चलते हैं। अब दूसरा फैक्टर इसका लगा लें, अगर ये इतना बावसूख है, इसका कदर है, उसके अहकामात इतने सही से लिए जाते हैं, तो फिर जनाब ये मार्केट कमेटी की अगर हम बात कर लें कि जनाब ये लिस्ट आई है, ये रेट लिस्ट आई है, कोई भी दुकानदार इससे
से हटकर कोई चीज़ नहीं बेचेगा। तो वहाँ पर फिर हाथ क्यों खड़े हो जाते हैं सदर साहब के या मुतल्लिका बंदे के कि जनाब अब मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, दुकानदार अपनी मर्ज़ी करेंगे क्योंकि हमें महंगी चीज़ मिल रही है, फ़लाँ चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों से हम देखते हैं कि डाउनफॉल आ जाता है कि कहीं किसी जगह पर हम बड़े बाइख्तियार हैं और किसी जगह पर हमारी सुनने वाला कोई या नहीं इसे इस तरह से भी कह दें कि हमारे इख्तियारात जहाँ हमें लगता है कि हमारे मतलब की बात है वहाँ पर ज़्यादा इख्तियारात हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और जहाँ पर हम मजमूई तौर पे शहर के फ़ायदे के हवाले से बात करते हैं वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं। ये गैप मुझे लग रहा है कि मौजूद है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं मौजूद हैं। राना आमिर साहब, आपसे मैं सेम इसी क्वेश्चन पे आपका जवाब जानना चाहती हूँ कि अगर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन सब्ज़ी मंडी की मजबूत होगी तो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस हवाले से फास्ट ट्रैक हो जाए। देखिए मैडम, जैसे नारू साहब ने बताया कि अगर कोई तंजीम का सदर अपनी मंडियों में, या जैसे ट्रांसपोर्ट के सदर ने बात किया तो उन्होंने हड़ताल कर दी, तो मेरा सिंपल ये मौक़िफ़ है कि जो शाम को रेट लिस्ट शाया की जाती है इसमें अगर एक कमेटी बना दी जाए जो सदार मंडी के 2-3 आड़ती या उनके कोई मेंबरान और गुलामाबाद मंडी के इसी तरह कोई अहदेदार और ताजर लेकर एक कमेटी 10 रुकनी 8 रुकनी कमेटी इंतज़ामिया बना दे जो शाम को रेट लिस्ट बाकायदा मार्केट कमेटी के साथ मुशावरत से शाया करे। उसमें ये बात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फिर कि मंडियों में चीज़ महंगी है तो हम कैसे सस्ती बेचें। वो मंडी वाले खुद इंतज़ामिया के साथ मुशावरत करके चीज़ का रेट निकालें। बिल्कुल सही। जो चीज़ मंडी में फ़रोख्त होगी उसके मुताबिक ही आड़ती भी शामिल होंगे और इंतज़ामिया भी शामिल होगी। आप फिर रेट लिस्ट निकालें, फिर आप ये कह सकते हैं और मैं भी फिर तस्लीम करूंगा कि जो रेट लिस्ट शाया हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है जी, वो क्योंकि उसमें आड़ती शामिल होंगे, उसमें ताजर शामिल होंगे। ठीक है। तो ये तो रेट लिस्ट सिर्फ गवर्नमेंट निकालती है ना, हमारा तो इसमें अमल दखल ही कोई नहीं है, हमारी तो मुशावरत ही कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो शिकवा है ना ये हर किसी का है, आप किसी भी स्टेक होल्डर से बात कर ले, वो एजुकेशन का है, वो बिज़नेस का है, ये इशू सबको नज़र आता है। और ये कहीं ना कहीं अगर इस पर इफेक्टिवली काम हो जाए तो तमाम चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। दूसरी ख़बरें हम गर्दिश करते हुए देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मंडियाँ जो हैं ये गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले रही है, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? मैडम, गवर्नमेंट ने को मंडियाँ खुद चलानी नहीं है, पहले भी जो मंडियाँ हैं ये गवर्नमेंट की हैं ना, गवर्नमेंट की जगह है बेलफर्द, ये एक अदारा है, गवर्नमेंट इसकी सरबराही करती है। तो बात कहने की और सिर्फ समझने में थोड़ा सा फ़र्क था। बात ये है कि जो मरीम नवाज़ ने मंडियों के नाम तब्दील कर दिए हैं, सिर्फ मंडियों के नाम वज़ीर आला पंजाब काश्तकार बाज़ार रख दिए, लेकिन वो नाम रख दिए, लोग इसको मंडियाँ ही कहेंगे, है ही जो मंडियाँ। तो दूसरी बात यह है ये नाम रखने से कोई चीज़ें ना महंगी होंगी ना सस्ती होंगी, तब्दीली नज़र आएगी। नहीं, तब्दीली इस हद तक मैं देखो जो मरीम नवाज़ का जो क्रेडिट है वो उसको दूंगा। इतनी तब्दीली ज़रूर आई है कि मंडियों में ना बोर्ड लिख कर लगा दिए गए हैं कि दुकान नंबर 81 से 100 तक इधर है, 100 से बकाया इधर है, पानी पीने का इंतज़ाम इधर है, होटल इधर हैं, तो मार्केट कमेटी का दफ्तर इधर है। कोई आप ये कह लें कि 3% मंडियों में जो बोर्ड शोर्ड लगा के तो थोड़ी सी बेहतरी कर दी गई है, बाकी नहीं है, बाकी तो वही निज़ाम है। जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो मरीम नवाज़ की तरफ से ये आया था कि जो बोली होगी वो गवर्नमेंट करेगी, उसका ये मतलब नहीं है कि बोली जो है वो मार्केट कमेटी खुद ही करेगी। एक चीज़ मुल्तान में 500 रुपये की फ़रोख्त हो रही है, हम तो अपने पैसे से उधर से ख़रीद कर लाते हैं, तो फिर क्या गवर्नमेंट उसको ख़रीद के लाएगी? हम तो मंगाएंगे नहीं, तो वो गवर्नमेंट लाएगी? वो तो लाएगी नहीं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कैसे उसकी बोली, हम तो माल बेचते हैं, हज़ार करोड़ों रुपया हमारी गराही है, क्या गवर्नमेंट भी माल उधार बेचेगी? उसका मतलब ये था कि जब आड़ती बोली करेगा तो उसके पास मार्केट कमेटी का बाकायदा तौर पर नुमाइंदा मौजूद होगा, इंस्पेक्टर मौजूद होगा। ठीक है कि नहीं?
तो वो तो आज भी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से ये पॉलिसीज़ में लूप होल्स मौजूद है, जिसकी वजह से सब्ज़ी मंडी है वो भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसे भी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे अगर पॉजिटिवली रोल प्ले करे, फास्ट ट्रैक रोल प्ले करे, तो हम देखते हैं कि बेशुमार मसाइल जो है सब्ज़ी मंडी की वो एट दी इनिशियल स्टेज रिजॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया राना आमिर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इनारो, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। ये थे सब्ज़ी मंडी के मसाइल के हवाले से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, मैं, आप और आड़ती सफ़र करें। आई होप सो कि आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है इस पर बेहतरी की जानिब जाती हुई नजर आए। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं आपकी सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आपके इवेंट्स की सेलिब्रेशन में हम भी शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन वाला सेगमेंट तरतीब देते हैं। अगर आप बर्थडे के हवाले से हमें पिक्चर्स या वीडियोज़ भेजेंगे, हम शामिल करेंगे सिटी 10 में। आज की सालगिरह देख लेते हैं जी। आज की जो पहली सालगिरह हमारे पास मौजूद है वो है अब्दुल अहद की, जो कि कैसर भट्टी के बेटे हैं। तो देखते हैं ये क्लिप धीरे। सेकंड बर्थडे देख लेते हैं जी। आज की जो सेकंड बर्थडे है जो मना रहे हैं अली शफीक साहब, जो अपनी सेकंड वो आज मना रहे हैं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अली। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी ज़िंदगी हमेशा से खुशियों से महकती रहे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। देखते हैं ये। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं उन पाकिस्तानियों की जो रहते तो हज़ारों मील दूर अमेरिका में हैं, लेकिन जिनके दिल, जिनकी पहचान, जिनकी मोहब्बत पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जो हमेशा सोचते हैं तो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं तो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज के बारे में सोचते हैं। सक्सेस अगर लिस्ट के हवाले से बात करें, स्टोरीज़ के हवाले से बात करें, तो मैं समझती हूँ कि शायद इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो कलील पड़ जाए। पाकिस्तान से मोहब्बत के हवाले से अगर इनकी बात करें, 16 साल की महज उम्र, जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान जिसकी सोच या बिहेवियर भी सही से डेवलप नहीं हो रहा था, इस उम्र में अमेरिका जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं बग़ैर किसी ताक़ीद के खुशामदीद कहती हूँ। जाहिद चौधरी साहब के लिए खुशामदीद है। अमेरिका निजात हैं, पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और हमेशा से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, चाहे पाकिस्तान में रहते हुए बात की जाए या अमेरिका में बात की जाए, बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जाहिद साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अदील चौधरी ने। आप भी अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से हमेशा से बड़े स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेते हुए हमें दिखाई देते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे अमेरिका में हो। मुझे लगता है कि यही हमारी मिट्टी की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अदील आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। और जैसे आपने कहा, दिस इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू कि वो जो इनिशिएटिव आपने बताया कि वो डेफिनेटली हम उधर भी, और जो स्पेशली अमेरिका में और इधर भी, वो मेडिकल के से रिलेटेड कैंप लगाते हैं सारे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानियों की मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए। वो चाहे पाकिस्तान में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे मुल्क से मोहब्बत है, यही हमारी पहचान है। ऑटोमेटिकली आपके दिल में वो चीज़, वो एफर्ट, वो जज्बा पैदा होता है पाकिस्तान के लिए। व्हेन यू आर अवे, इतने माइल्स अवे रह के आप सोचते हैं पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली वो मोहब्बत और बिल्कुल। जाहिद साहब मैं आपकी स्टोरी से बड़े इंस्पायर हूँ। जब मुझे पता चला कि 16 ईयर की एज में आप अमेरिका गए, और मुझे लगता है 16 ईयर एज बहुत कम होती है जिसमें इंसान का बिहेवियर डेवलप नहीं हो रहा होता, इंसान की सोच उस तरह से नहीं होती अचीवमेंट के हवाले से। तो कैसा महसूस हुआ जब वहाँ आप 16 ईयर की एज में पहुँचे, और क्या आपने कभी सोचा था कि आपने लाइफ में जिस टारगेट को अचीव करना था वो आप कर पाएंगे? No, thank you very much for your question. जब एक्चुअली मैं 16 ईयर में इधर गया, आप सही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल, मुझे, और मैं सबसे बात बता दूं कि मैं 16 ईयर एज जाने से पहले मैं पाकिस्तान में भी इतना कुछ घूमा हुआ नहीं था। पाकिस्तान की भी मोस्टली सिटीज़ का मुझे पता नहीं था, और लेकिन बस डायरेक्ट इधर फैसलाबाद से उठा और सीधा अमेरिका चला गया। न्यू जर्सी स्टेट में गया था पहली दफ़ा। तो उस वक़्त ऐसा नहीं था, लेकिन जब मैं उधर गया तो काफ़ी एज काफ़ी छोटी थी, तो लेकिन सारी फैमिली इधर थी। एक मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो यूके में होते हैं, सईद चौधरी उनका नाम है। वो मेरे से कुछ मंथ पहले अमेरिका चले गए थे, तो मैं जब उधर गया, उनके मेरे ख्याल 8 माह के बाद मैं चला गया था। ठीक है। तो फिर उधर हम जब मैं गया तो
एक थोड़ा सा मेरे पास एज था कि वो उधर ऑलरेडी थे, तो मुझे कुछ रहने के लिए जगह मिल गई, सही। वरना उससे पहले मैं किसी को जानता नहीं था उधर। ठीक है। और क्या चैलेंजेस होते हैं स्टार्टिंग में जब भी हम फॉरेन लाइफ के हवाले से बात करते हैं? एक ऐसा पर्सन जो कि कभी बाहर नहीं गया, ठीक है, जिसने फॉरेन लाइफ नहीं देखी, उसके जहन में बड़े डाउट्स होते हैं। आपके जहन में भी ऐसे कोई डाउट्स थे या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहले जब हम गए किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, लैंग्वेज बैरियर था, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। फिर उधर जाने से पहले कोई पता नहीं था कि उधर जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उधर सेटल होना शुरू हुआ, कुछ लोगों से मिलना शुरू किया, साथ साथ फिर मैंने स्टडी भी करनी थी अभी। ठीक है। फिर स्टडी कंटिन्यू की, थोड़ी सी स्टडी, वो काम ढूंढना शुरू किया। कुछ काम, फर्स्ट काम जो मुझे मिला, मुझे याद है, वो अभी भी एक गैस स्टेशन पे काम करना शुरू किया था मैंने उधर। ठीक है। और उधर से मेरा एक्चुअली मेरा गोल ये था कि मैं काम करूंगा, सीखूंगा, लेकिन मुझे बिज़नेस अपना करना है, ठीक किसी है। के लिए काम नहीं करना। ठीक है। ये पहले दिन से मेरे माइंड में था। सही। तो और मैंने ये फिर सोचना बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इन गोल्स के हवाले से बहुत कम लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने उस गोल पे काम करना शुरू कर दिया था फ्रॉम द डे फर्स्ट। मुझे पता था कि मैंने स्टडी भी करनी है और काम भी करना है, और मेरी फैमिली पीछे है, उनको सपोर्ट भी करना है, सारा अभी कुछ आप करना है। अब जैसे हम बात कर रहे थे चैलेंजेस के हवाले से, फॉरेन लाइफ हमेशा से टफ रहती है, इजी किसी के लिए नहीं होती। आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे जब आप पहले वहाँ पर पहुँचे, जिसके लिए फ़ाइट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल था, जिससे लड़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल था? जी, पहले चैलेंजेस सब तो ये था ना कि हमारे पास कुछ अगर हम कहीं काम भी करने जाते हैं, ये वो हमारे पास कुछ राइड नहीं थी, सवारी नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, ड्राइव नहीं कर सकते थे। वो सारे चैलेंजेस थे। अगर हम कहीं कोई जॉब भी ढूंढते हैं तो वो उधर जाने के लिए कोई हमारे पास ऐसा सच कुछ नहीं था, टैक्सी यूज़ करें या कुछ करें। तो ये सारे चैलेंजेस जो सबको देखने पड़ते हैं पहले, क्योंकि जिस स्टेट में, न्यू जर्सी में रहता है, उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। तो हमें अपनी ही गाड़ी पे आना जाना पड़ा। तो लेकिन मेरे कुछ वो जो हमारे बाद में मैं जिधर रह रहा था, हमारे रूममेट्स थे, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। ठीक है। तो फिर वो किसी को जॉब पे छोड़ दिया, किसी को पिक कर लिया। उसके साथ मैंने स्टडी भी शुरू की, कॉलेज जाना शुरू कर दिया। तो वो फिर मॉर्निंग में कॉलेज जाना, शाम को जॉब करनी, कई दफ़ा शाम की क्लासेस ले लेनी, मॉर्निंग में जॉब करनी, वो सारा करके तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश की, लाइसेंस वगैरह बनवाया। फिर एक थोड़े से स्टेब्लिश हो के थोड़ी सी गाड़ी एक ले ली, गाड़ी उसको चलाना शुरू कर दिया। उससे फिर काम ऐसा शुरू हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया। और आप बिलीव करेंगे कि विद इन 4-5 मंथ्स कुछ मनी मैंने सेव करके उसके बाद ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बिल्कुल, जाहिद साहब जो हैं वो एक एग्जांपल है हम सब लोगों के लिए, जो कि हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं, जो कि मेहनत पे बिलीव रखते हैं। डॉक्टर अदील साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से बात करते हैं, व्हेन इट्स कम्स टू मेडिकल या डॉक्टर की ज़िंदगी के हवाले से, तो हमेशा से बात आती है कि कंपटीशन बड़ा हाई है। Right. वहाँ पर बड़ी मुश्किल से आपको ये जॉब मिलेगी, That's वहाँ right. पर आप बड़ी मुश्किल से करियर बना सकते हैं। तो आपके लिए भी क्या सेम सिचुएशन थी? यस, शुरू में स्टार्ट में ये है कि डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। जब मैं स्टार्ट में अमेरिका में जब मैं पहुंचा तो आई थिंक मैंने जाहिद चौधरी साहब से लर्न किया। ही इज़ लाइक ही इज़ माई अंकल। वो उन्होंने मुझे सारा गाइड किया शुरू में सारा। मैंने उधर जॉब की, फिर मैंने स्टडी उधर स्टार्ट कर दी। फिर मैं उधर डिफरेंट जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे मिला। ठीक है। फिर वो एक मोटिवेशन जो थी एक अंदर बिकम ए डॉक्टर, तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। देन इवेंचुअली अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो आपने पूछा कि हर्डल्स जो क्या हैं, वो बड़ी टफ़ है। डेफिनेटली इट्स वेरी टफ़, क्योंकि इसके जो USMLE एग्ज़ाम्स हैं पहले तो वो क्लियर करना इज़ वेरी टफ़। अगर आप इवन गूगल भी करें तो आप देखेंगे इस वर्ल्ड हार्डेस्ट एग्ज़ाम है USMLE के। ये उसके बाद प्लैब आता है UK का। पहले आप इसको USMLE आपने पार्ट 1 देना है, फिर पार्ट 2 देना है, फिर आपने पार्ट 3 देना है। उसके बाद फिर आगे डिफरेंट चैलेंजेस है
कि आपने फिर रेजिडेंसी को अप्लाई करना है। वो रेजिडेंसी के लिए स्पेशली बीइंग IMG आप इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट के लिए जो चैलेंजें हैं, लेकिन उसमें आप क्योंकि उनको अब अमेरिका में उतनी स्पेस भी बहुत है, एवरी ईयर दे आर गेटिंग इंक्रीज, दे नीड डॉक्टर। अभी आपको कोविड में पता है कि वहाँ पे उन्होंने इवन जिस बंदे के पास रेजिडेंसी नहीं थी, न्यूयॉर्क ने, शिकागो ने, मिजूरी ने अलाउ किया कि आप टेम्परेरी लाइसेंस लेके आ जाएं, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। ठीक है। अब तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेट वो उनको एज ए PA लेके उनसे वो हॉस्पिटल में काम करवा रहे थे। ठीक है। तो एक ये है कि आप किसी मोटिव को अगर लेके चलते हैं तो डेफिनेटली टफ बट इट्स डूएबल। बिल्कुल मुश्किल तो रहती है, लेकिन आदिल ये भी मुझे बताइएगा कि जैसे भी आपने बात की कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं अमेरिका, न्यूयॉर्क के लिए, तो वो इन अपॉर्चुनिटी को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी कि जब अगर आप एक एम करते हैं, आपने लेट्स सपोज अगर आपने एक MBBS जो इधर पाकिस्तान में उधर MD की डिग्री होती है वो कर लेते हैं, अपने आपको सबसे पहले USMLE एग्ज़ाम 1 देना है। ठीक है। उसके बाद ECFMG एक वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, वो आपको एक लेटर इशू करता है। उस लेटर पे मैंने आज तक कम से कम एटलीस्ट नहीं देखा कि किसी को डिनाई किया हो वीज़ा। ठीक है। आप वीज़ा लेते हैं, उसके बाद आप USMLE पार्ट 2 देते हैं। पार्ट 2 देने के बाद आप उसके बाद रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। ठीक है। पार्ट 3 जो आप ड्यूरिंग रेजिडेंसी भी दे सकते हैं या उससे पहले भी दे सकते हैं। ऑल डिपेंड इज़ अप टू यू हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ आप टाइम को कैसे मोटिवेट करते हैं वो वाला। तो इस लाइक आपने स्टेप 1 USMLE 1 जो पाकिस्तान में देना पड़ता है आपको वीज़ा लेने के लिए, अगर आप वो किसी भी ड्यूरिंग आप 5th ईयर भी कर सकते हैं, जब मेडिकल स्कूल में आप पढ़ रहे हैं किसी में भी, लाइक किंग एडवर्ड है या कोई भी प्राइवेट स्कूल है, डज नॉट मैटर। वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट होना चाहिए प्राइवेट, ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने USMLE एग्ज़ाम पार्ट 1 किया हो, आपने किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर से मेडिकल स्कूल से आप किया हो। ठीक है। उसके बाद यू कैन अप्लाई वीज़ा, देन इज़ एवरी अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर यू। ठीक है। वेरी इजी। कंपटीशन तो है, लेकिन आप अगर काबिल हैं, आप कामयाब होने का हुनर रखते हैं, तो मैं समझती हूँ वो न्यूयॉर्क है, वो UK है, वो जर्मनी है, बेशुमार ऐसी मार्केट्स हैं। और पाकिस्तानी तो हमेशा से टैलेंटेड रहे हैं, पाकिस्तान को हमेशा से पॉजिटिव सतह पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फर्दर भी पाकिस्तान और अमेरिका की लाइफ के हवाले से बात करेंगे। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं CTA 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं उन कामयाब पाकिस्तानियों के हवाले से जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी से ये साबित किया कि मेहनत जो है वो अपना असर रखती है। जाहिद साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले मैं जैसे कि बात कर रही थी कि आपकी जो कामयाबी है वो हर पाकिस्तानी के लिए मिसाल है, हर फैसलाबादी के लिए मिसाल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कामयाब शख्स की खूबियाँ क्या होती हैं जिसे हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? जी, मैं कामयाब शख्स जो स्पेशली सक्सेसफुल होता है उसकी खूबियाँ ये होती हैं कि वो ख़ुद तो कामयाब हो गया हार्ड वर्क करके, और उसकी खूबी ये है कि वो दूसरों की भी हेल्प करे। तो दूसरों की हेल्प करे जितनी कर सकता है ताकि उनकी भी लाइफ बेटर से बेटर हो सके। तो उसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ये अदील चौधरी इधर बैठा हुआ है, डॉक्टर अदील चौधरी, ये मेरा नेफ्यू है। इसका ये जब इधर से जब अमेरिका गया तो उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी इस्टेब्लिश बिज़नेस में हो चुका था, मेरे होटल्स थे उधर। और इससे पहले इसका एक बिग ब्रदर है डॉक्टर शकील चौधरी, वो उधर रहते हैं। उनको मैं लेके गया था पाकिस्तान से जब वो 6th ग्रेड में थे। सही, बहुत कम उम्र। हाँ जी, बहुत छोटा था, 6th ग्रेड में था, बल्कि उसको हमने अडॉप्ट किया उधर। ठीक है। अडॉप्ट करके उसका सारा वो पेपर वर्क किया, और उसके बाद माशाल्लाह 6th ग्रेड से लेके आज वो एक बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर है उधर, और बल्कि डबल डिग्री उसने की, उसने MD भी किया और MBA भी किया माशाल्लाह। तो इस वक्त वेरी सक्सेसफुल। फिर अदील जब उधर पहुंचा तो अदील ने मेरे होटल्स पे मेरे साथ काम शुरू किया। मैंने काफ़ी लर्न किया। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बड़ी जल्दी लर्न कर लेता है माशाल्लाह। तो मैंने इससे कहा कि अदील तुम मेरे साथ काम करो, जो मर्ज़ी करो, बट यू हैव टू गो टू द मेडिकल फील्ड। तो जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए मैं तुम्हारी करूँगा, बट यू हैव टू गो टू द मेडिकल फील्ड। तो इसको बैठ के मैंने थोड़ा सा इसका ना ब्रेन वॉश किया कि वाई यू हैव टू गो टू द मेडिकल फील्ड।
ठीक है। तो इधर मेडिकल फील्ड में क्या क्या सक्सेस है, क्या opportunities क्या हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने कामयाब तुम होगो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो डॉक्टर थे, मैंने उनको देखा हुआ था। तो मैंने कहा यू कैन डू द बिजनेस, यू स्टिल कैन डू द बिजनेस, बट आई वांट यू टू गो टू द मेडिकल फील्ड। बिल्कुल तो सही। इसने कहा कि मैंने काफ़ी सारी बातें की, तो इसको बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह क्लिक हो गया, तो इसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इसने दोबारा स्टडी उधर स्टार्ट बिल्कुल, कर जैसे दी। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, मैं अदील को कह रही थी कि आप लकी हैं कि आपके अंकल इतने अच्छे हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ सोसाइटी में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम खुद तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ हम हमारी सराउंडिंग में जो लोग हैं उन्हें कामयाब होता हुआ नहीं देख जी बिल्कुल पाते। ऐसे ही है, उधर बहुत सारे हैं। और हमने देखा है, हमारे अपने लोग भी काफ़ी सारे हैं जो तो बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, वो माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल है, मैंने खुद देखा है। और बहुत सारों को, इवन अपने मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, एंड आई हेल्प देम अ लॉट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर, मेरे लिए काम करते थे, मैंने उनको हेल्प किया, आज माशाल्लाह दे आर अ बिजनेसमैन। बिल्कुल साथ साथ जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हेल्प आउट करने के हवाले से बात होती है तो मैं अक्सर आपका नाम सुनती हूँ, और ये मुझे लगता है कि ये आपके लिए तो बाइस फ़ख्र है ही है, लेकिन हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों के लिए भी कोई स्टैंड लेने वाला मौजूद है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे सबसे अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं, मुझे खुशी मिलती है। मैं तो बल्कि उनको भी कहता हूं कि ये मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं कि आई फील वेरी गुड व्हेन आई डू समथिंग फॉर समबडी। जाहिद साहब, जब आप अमेरिका गए तो आप जिस विज़न को अब आप लेकर चल रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका विज़न ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट करें, आपके लिए भी ऐसे हेल्पिंग हैंड मौजूद थे कि आपने खुद ही वहाँ पर सर्वाइव किया? नहीं, जब हम गए उस वक्त तो एक्चुअली कम्युनिटी बहुत कम थी। आज से 36 ईयर पहले कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारी इतना हेल्प आउट कुछ नहीं था। हमने अपने खुद ही सब कुछ ढूंढा, वी कुड नॉट फाइंड एनीबॉडी। किसी ने कभी कोई हमें फिज़िकली या फाइनेंशियली कभी कोई हेल्प नहीं किया। सही। हमने खुद ही सारा कुछ किया, बहुत हार्ड वर्क किया, और इतना हार्ड वर्क किया कि आपको बता नहीं सकते। लेकिन उसका जो सबसे ये ना है कि अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया उस हार्ड वर्क का। क्योंकि मैं एक ऑलवेज़ हर किसी को जो मेरे पास काम भी करते हैं, मैं उनको ये एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम डू द हार्ड वर्क विद ऑनेस्टी, और मैं आपको इतना दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आता है। और मैं उस पर स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ, और मेरे साथ हुआ भी ऐसे। बेशक नेक, जब आपकी नीयत नेक होती है, आपका दिल साफ़ होता है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बना देते हैं, खुद ब खुद आसानियाँ आ जाती हैं। आज़ाद साहब, ये भी बताइएगा कि जब भी हम अमेरिका के हवाले से बात करते हैं, वो लोग जो कभी अमेरिका नहीं गए, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे हम ये बात देखते हैं कि अमेरिका में गन कल्चर बड़ा आम है, अमेरिका में फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा है, नेपोटिज़म बहुत ज़्यादा है। क्या आपने भी ये चीज़ें फ़ील की? क्या वाकई ही ये चीज़ अमेरिकन सोसाइटी में मौजूद है? नहीं मैं हमने कभी ये चीज़ फील नहीं की। उसमें गन कल्चर है, गन कल्चर की सिर्फ रीज़न ये है कि काफ़ी सारी स्टेट्स में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो गन आम मिल जाती है। उस वजह से जो ना गन कल्चर आम हुआ है, और उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फेवरेटिज़म ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम उधर मेरा ख्याल है कि वो हर चीज़ जो मेरिट पे होती है, कोई फेवरेटिज़म नहीं होता है कहीं भी। क्योंकि हम बिज़नेस में हैं, हमें अक्सर इन चीज़ों को डील करना पड़ता है। जब भी जाते हैं हमारे पास कभी हमने ऐसा फील नहीं किया कि हमें कोई उन्होंने जैसे हम बिज़नेस में हैं, बहुत सारे लोग हमें सू करते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं ये और उधर देखते हैं, तो उधर जो भी डिसीज़न होते हैं वो सारे मेरिट पे होते हैं। हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम फॉरेनर हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि हम फील करें कि ये अमेरिकन को फेवर्स दे रहे हैं, कि सेफ है, महफूज है। बिल्कुल इसी तरह से वो इवन बिजनेस हो, स्टडी हो, कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, अगर मेरिट में है, डज नॉट मैटर कि आपकी रेस क्या है, आपका कलर क्या है, सही, उसमें कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ये नेपोटिज्म, आई थिंक सोशल मीडिया वो हर बंदे की अपनी वो एक इज़ ओपन है कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे भी 15 साल हो गए, लास्ट 15 ईयर से, आप बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात है, कोई आप स्टडी से रिलेटेड है, कुछ भी, वो ये चीज़ नहीं देखते कि ही इज़ वाइट, ही इज़ ब्लैक, ही इज़ पाकिस्तानी, ही इज़ इंडियन, बांग्लादेशी, एवरीथिंग इज़ द सेम लेवल। ठीक है, वो सबको एक ट्रीट करते हैं। अगर आप राइट हैं तो आप राइट हैं, डज़न्ट मैटर कि आपके अगेंस्ट कौन खड़ा है। वो ये चीज़ें वो उनका सिंपल है, एवरीथिंग इज़ सिंपल,
कि आप अगर किसी को कोई किसी चीज़ से मसला है वो आप अपनी जाके अपनी एप्लीकेशन एडमिट करवाते हैं, वो स्टेट अगर आपके पास लॉयर नहीं है कुछ नहीं है स्टेट टेक ओवर कर लेती है, तो दे विल हेल्प यू आउट फ्री ऑफ कास्ट। जब भी हम फॉरेनर्स के हवाले से बात करते हैं तो हमारे जहन में एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे मैंने हमेशा से सुना है कि पंक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम की पाबंदी बहुत करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तानी जो कि मूव आउट करना चाहते हैं उन्हें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की हैं कि जब हम वहाँ जाकर स्विच करते हैं अपनी लाइफ, तो हमें ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट्स वेरी गुड यू रेज द क्वेश्चंस। आपको जब उधर आप मूव अराउंड करते हैं ना, इवन यू आर लेजी हेयर या इफ़ यू नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर आपको अमेरिका में सर्वाइव करना है ना तो आपको यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। नंबर वन, आपको पंक्चुअल नहीं है तो देखिए अगर कोई बंदा आपकी हेल्प आउट करना भी चाह रहा है, आप टाइम पे उसकी जॉब पे नहीं जा रहे, वहाँ पे तो हर बंदा, अगर एक बंदे के ने 11 o'clock ऑफ करना है ना, तो अगर आप उसने तो चले जाना, अगर आप पंक्चुअल नहीं है, अपनी आके शिफ्ट टेक ओवर नहीं कर रहे, तो हाउ यू कैन लाइक कोई एक दो दफ़ा आपको सजेस्ट करेगा, उसके बाद फिर यू विल नॉट बी सक्सेसफुल अबाउट दिस वन। पंक्चुअल मैंने वैसे बहुत कम देखे हैं जो पंक्चुअल नहीं होते, ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी उन कम टू द सेम ट्रैक, उस ट्रैक पे आ जाते हैं कि आप ऑन टाइम एवरीथिंग कर रहे हैं। आहिस्ता स्लोली सिस्टम, अमेरिका सिस्टम ऐसा है कि वो आपको अपने अंदर आपको डिग करना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, जो है ना। को मैंने बड़े पाकिस्तानी देखे हुए शुरू में कहते 2 साल बाद मैं काम करके पैसे बनाऊंगा वापस चला जाऊंगा, बट अमेरिका का सिस्टम ऐसे है जैसे इन्वॉल्व में अब ये जाहिद चौधरी साहब हैं या मेरे दूसरे अंकल सईद चौधरी साहब हैं, प्रॉब्ली इन द लाइक 30 years ago दे थॉट द सेम थिंग कि हम 5-10 years के बाद वापस चले जाएंगे, बट अब इन लोगों की चैन्स इतनी बढ़ चुकी है कि अगर ये चाहे भी आते हैं एंजॉय करते हैं, हम भी आते हैं एंजॉय करते हैं, हम लोगों की चैन्स जो है ना वो इतनी उस सिस्टम के अंदर चले गई है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो सक्सेस जो है ना आपको जो मिलती है, यू फील वेरी सेटिस्फाइड कि आपने जो हार्ड वर्क किया है, इट ऑल हार्ड वर्क पेज ऑफ, लाइक आप उसके लिए जो जितना आपने हार्ड वर्क किया है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको डिलीवर करता है। हर चीज़ आपको उसके अगेंस्ट जो है ना आप उसको सेटिस्फाइड फील करते हैं। आप जब इस लेवल पे आ जाते हैं कि आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दें, वो एक डिफरेंट लेवल हो जाता है। बिल्कुल सही, जैसे मुश्किल के साथ साथ आसानी तो होती है, और ये हमारा नज़रिया होता है कि हम उस मुश्किल को किस तरह से देख रहे होते हैं, आया वो हमें सिखा रही होती है। वो जो इंसान मुश्किल में सीख जाता है, जो एक कंसिस्टेंसी से अपनी चीज़ों को लेकर चलता है, वही शख्स कामयाब है। जाहिद साहब इसकी एग्जाम्पल हैं। जाहिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अमेरिकन लाइफ के हवाले से बात करें तो आप अमेरिकन लाइफ को किस तरह से देखते हैं? अमेरिकन लाइफ देखें जी, अब तो हम बहुत सारी लाइफ ही आलमोस्ट उधर गुजार दी, 36 years इन अमेरिका। हमें अमेरिकन लाइफ बहुत अच्छी है। जो जैसे दिल ने बोला कि ये उधर हर चीज़ जो ना सिस्टम के साथ चलती है, अगर आप सिस्टम के साथ चलते रहें तो आप ऑलवेज सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है। और अगर आप सिस्टम, क्योंकि उधर लेजीपन चलता नहीं है, बिल्कुल लेजीनेस नहीं चलती, टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपके जहन में होंगे अमेरिका के रिगार्डिंग, वो भी मैं पूछूंगी, लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं अमेरिका लाइफ के हवाले से। इंसान की ज़िंदगी, जब भी हम बात करते हैं तरक्की के हवाले से, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, तो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, और फ़ॉरेन कंट्रीज़ के हवाले से ये भी बात होती है कि जो बैरून मुल्क की लाइफ है वो थोड़ी लॉनली होती है, वहाँ की कम्यूनिटी के साथ कनेक्शन बनाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और जाहिद साहब से ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अमेरिकन लाइफ कैसी होती है, और जाहिद साहब के हवाले से एक बात जो है वो बड़ी फेमस है, और जिसे जब मैंने इस बात को सुना था तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई थी। जाहिद साहब जितने भी बड़े बड़े शख्सियात हैं जो कि पाकिस्तान से जाती हैं अमेरिका, वो हमारे आबिद शेर अली साहब हों या कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हों, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, जाहिद साहब जो हैं वो होस्ट करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में जहाँ पर लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जाहिद साहब, कि हमें हमारी ज़िंदगी की परेशानियों से या प्रॉब्लम से हमें नहीं छुटकारा मिलता, वैसे में आप होस्ट करते हैं, कैसा महसूस होता है? एक्चुअली आई लव इट, लाइक आई सेड, यू नो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी लोग मेरे पास आते हैं मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं
इस चीज़ पे भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो गेस्ट होते हैं वो अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। तो अगर वो गेस्ट मेरे पास आते हैं तो मैं अपने आप को बड़ा लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अगर ये गेस्ट जो होते हैं वो अल्लाह की ज़ात किसी और के पास भी भेज सकती है, मेरे लिए आती है, इसलिए मैं अपने आप को मेरे पास आते हैं तो मैं लकी कंसिडर करता हूँ। और मैं उनको होस्ट करके जितनी मुझे खुशी मिलती है या जितना मैं अच्छा और फील करता हूँ, शायद किसी और काम में नहीं करता मैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वैसे भी ये मेरी आदत है, इधर इवन लोकल कम्युनिटी में मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। इधर पाकिस्तान से जो भी जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन जाते हैं, वो मेरे पास रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा नहीं, आई मीन कोई वीक 2 वीक 3 वीक मेरे पास रहते हैं। ठीक है। तो मैं 100% अपना टाइम उनके साथ गुजारता हूँ। उनको जिधर भी उन्होंने जाना होता है लेके जाता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ कि वो इधर जब भी मेरे पास से जाएं हैप्पी जाएं। तो सर साहब इतना टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं? माशाल्लाह आप बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा इन हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तानी सोसाइटी को एम्पावर करने के हवाले से भी आपकी जो काविशें हैं वो हम सब लोगों के सामने हैं, और इसके साथ साथ मेज़बानी में भी आप अपनी मिसाल आप हैं। जी मैं एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है आजकल, क्योंकि मेरे बिज़नेस जो हैं वो मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जो है ना ऑटो पायलट चल रहे हैं। मेरे होटल्स हैं वो सारे इंडिविजुअल मैंने जीएम रखे हुए हैं और जीएम चलाते हैं, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है आजकल। तो मैं वो फिर ऐसे ही सोशल कामों में लगा देता हूँ। लोग आते हैं उनकी होस्ट करता हूँ। अपनी लोकल कम्युनिटी में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। हमारी उधर इस्लामिक सेंटर में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ अपने में। हमारी इस्लामिक सेंटर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जिधर भी कम्युनिटी के लिए कुछ मैं कर सकूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं करूं। टाइम मेरे पास होता है, अब बहुत टाइम होता है क्योंकि बिज़नेस मेरे सारे ऑटो पायलट चल रहे हैं। मेरा होता है कि कभी कभी मैंने चक्कर लगाने जाना होता है, वो मैं 1 2 3 वीक के बाद जाके चक्कर लगा आता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट लव टू होस्ट ऑल द गेस्ट। बिल्कुल। और जैसे मैं बात कर रही थी कि फॉरेन लाइफ के हवाले से अक्सर हमें ये तासुर आता है कि बहुत लॉनली होती है, वहाँ इंसान को अपनी मुश्किलात जो है वो खुद हल करनी होती हैं। वहाँ पर जाहिद साहब जैसे इंसान मौजूद हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, ये हम ये कि जाहिद साहब एक चीज़ ये भी जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि अमेरिकन अगर सोसाइटी के हवाले से बात करें, कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि आप सजेस्ट करते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? देखें जी, उनका हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और ऑनेस्टी जो हमारी कंट्री में शायद उतनी नहीं है। हम उधर देखते भी हैं, अगर हम इवन एम्प्लॉयज़ भी रखते हैं ना, तो हमारे पास मेरे पास अब स्पेनिश एम्प्लॉयज़ भी हैं, अमेरिकन एम्प्लॉयज़ भी हैं, कुछ पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ भी हैं। अगर उनको मैं कंपेयर करूं तो दूसरे हमारे अपने, ये अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम जो होते हैं वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं करते। वो बेसिकली दे ट्राइंग टू फाइंड द शॉर्टकट्स। मैं उनको ऑलवेज कहता हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। तो वो तेरा क्या, लेकिन उनके जो है जैसे मैंने कहा कि दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, दे आर ऑनेस्ट पीपल, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। So we should be help the people where you know whoever need any our help, so we should be help them, and that's why ये 3 चीज़ें जो आपने पूछी है ना, they are very helpful, they are honest, and they are hard working people. हाँ, और ये कामयाब इंसान की निशानी है। हम जब भी प्रोग्रेसिव माशरे के हवाले से दिल साहब बात करते हैं तो हम देखते हैं वही माशरा तरक्की करता है जिसमें दूसरों का एहसास ज़्यादा होता है, जिसमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है, जिसमें सिविल सेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अमेरिका के हवाले से ये बताइएगा कि वहाँ पर तारकीन वतन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन्हें कैप्चर किया जाता है? आजकल थोड़ी लास्ट 1-2 ईयर से थोड़ा लाइक स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन मैंने इन केस बिकॉज मैं अटलांटा में भी हूँ, प्रैक्टिस आर्कनसा में कर रहा हूँ, वहाँ पे अटलांटा में वो बिज़नेस हैं जैसे उनके भी उधर ही हैं, तो उधर ये मैंने अभी तक एम्प्लॉइज़ तो उधर दूसरी ज़ाहिर बात है स्पेनिश भी होते हैं, मैक्सिकन भी होते हैं, अपने दूसरी भी तारकीन वतन हैं जो, लेकिन मैंने खुद अभी पर्सनली अभी तक नहीं देखा। आई सॉ इन न्यूज़, आई रेड इन न्यूज़पेपर कि उन्होंने कैप्चर किए हैं, आईस ने कैप्चर किए हैं ये वो, लेकिन टोटली इन माई रेडियस वेयर आई वाज देयर
आई नेवर सी अ सिंगल पर्सन के दे टुक ओवर देयर फ्रॉम देयर। लेकिन क्योंकि वो आजकल वो फियर इतना है, खौफ व हरास इतना है कि काफ़ी लोग जो है ना वो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा रशी एरियाज़ है उसमें ना जाएं जो। लेकिन अब कुछ काम डाउन होना शुरू हो गया बिकॉज इन द बिगनिंग लास्ट फ्यू मंथ्स अगो वो बहुत काफ़ी चीज़ें जो ना नैरो हो गई थी। वॉज वो कभी न्यूज़ में ही देखते थे हम भी उधर के आज शिकागो में ऐसे हो गया है, उसमें उधर हो गया, लेकिन अटलांटा में आई हैवंट सीन दैट एनीथिंग लाइक दैट। उसमें मैं ऐड कर दूं कि वो जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो ये नहीं कि हमें कभी किसी ने बॉदर नहीं किया हमारे पास, वो उन्हीं लोगों को बेसिकली जो है ना वो पिन पॉइंट कर रहे हैं जिनका कोई ना कोई बैकग्राउंड में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है, राइट। कुछ ना कुछ उन्होंने रॉन्ग किया हुआ है, तो वो उनका रिकॉर्ड तो ऑलवेज उनके पास होता है। लेकिन अब वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मोस्टली जो ना जाके पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई ना कोई रिकॉर्ड कहीं ना कहीं है, जो बिल्कुल साफ़ है, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सारा कुछ नहीं है। हमने नहीं देखा कि किसी को बादर किया। बिल्कुल इसी तरह से है, और इसीलिए तो ये बात मैटर करती है कि आप अपनी पॉजिटिव इमेज जो है वो मुल्क का रिप्रेजेंट करें। ये आपके लिए भी बड़ी पॉजिटिव बात होती है, बल्कि उसके बाद जो पाकिस्तानी मूव आउट कर रहे होते हैं किसी फॉरेन कंट्री को, आप उन्हें भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। जाहिद साहब, इवेंट्स के हवाले से बताइएगा, वहाँ पर त्यौहार किस तरह से मनाए जाते हैं, कैसे बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठे होकर सेलिब्रेशंस करती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उधर? एक्चुअली इवेंट्स तो बहुत सारे चलते रहते हैं। अगर बिज़नेस के हवाले से मैं आपको बताऊं तो हमारे बहुत सारे बिज़नेस, जैसे मैं होटल बिज़नेस में हूं, और हमारे जो ना बहुत सारे होटल कन्वेंशंस होते हैं, डिफरेंट सिटी एंड स्टेट में होते हैं, उसमें हज़ारों लोग होते हैं, तो थोड़े से नहीं है, तो बड़ा ज़बरदस्त वो 4, 5, 6 डेज़ के कन्वेंशन होते हैं, हम बड़ा इन्जॉय करते हैं। उधर काफ़ी एजुकेशनल सेशन भी चल रहे होते हैं और काफ़ी इंजॉयबल भी होते हैं। फिर शाम को बड़ा ज़बरदस्त किस्म के डिनर्स और गैला नाइट और ये वो सारा कुछ चलता है उधर। अगर मैं लोकल कम्युनिटी, मैं चूँकि जैक्सनविल फ्लोरिडा में रहता हूँ, उसके हिसाब से तो हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह जो पाकिस्तानी है उनके अपने बड़े इवेंट्स होते हैं। जैक्सनविल की कम्युनिटी इज़ वेरी गुड कम्युनिटी विच आई लिव in a different city and states, but Jacksonville community is a beautiful community, very caring community. We all knows each other. When I moved to Jacksonville, actually I'm in Jacksonville 27 years now. So 27 years ago when I moved there, there were very few Pakistani was there that time. Okay. Maybe probably 8 or 10 families total. But now alhamdulillah उधर मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट 1000 फैमिलीज़ होंगी। जब मैं उधर गया था तो वो मस्जिद में हमारे, मुझे याद है इस्लामिक सेंटर में 2 लाइनें भी नमाज की नहीं होती थी, या फ्राइडे प्रेयर की। और अब हम ईद की नमाज उधर करते हैं तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट मोर देन 10,000 पीपल ईद की नमाज पे होते हैं। ईद की सेलिब्रेशंस कैसे होती हैं, और क्या वैसी सेलिब्रेशंस होती हैं जैसे सेलिब्रेशन हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, वही जो मीठा घर में बनाया जाता है और एक नमाज की अदायगी के बाद ईदी का सिस्टम चल रहा होता है? ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं कि जो हम ये सोचते हैं जो पाकिस्तान में है कि अमेरिका में ये चीज़ें शायद मिस आउट होंगी, अमेरिका में त्यौहार इस तरह से नहीं मनाए जाते होंगे, अमेरिका की लाइफ जो है वो थोड़ी लोनली होती होगी। इस पर बात करेंगे जी, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। सिटी एट 10 और जी हम बात कर रहे हैं अमेरिकन लाइफ के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं जाहिद साहब से बात कर रही थी कि मुझे यहाँ पर ये महसूस होता है कि अमेरिकन लाइफ जो है वो थोड़ी सी तरह पसंदी वाली ज़िंदगी है। वहाँ पर इवेंट्स इस तरह से सेलिब्रेट नहीं होते जिस तरह हम पाकिस्तान में करते हैं कि हमारे यहाँ ईद वाले दिन मीठा बन रहा होता है, नेबर्स की गैदरिंग हो रही होती है। तो जाहिद साहब, क्या वहाँ पर भी इसी तरह के इत्तेमाम किए जाते हैं कि वहाँ पर महसूस हो रहा होता है कि नहीं, पाकिस्तान की ईद जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, हमें यहाँ पर वो कमी महसूस हो रही है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हमारे उधर इधर से भी ज़्यादा अच्छा अहतमाम किया जाता है ईद के दिनों में। ईद हो या ईद से पहले मैं आपको बता देता हूं, रमज़ान के महीने में हमारे स्पेशली जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूं जैक्सनविल में, वो इतनी अच्छी और केयरिंग कम्युनिटी है कि हम सब, जैसे मैंने पहले बोला, कि एक दूसरे को जानते हैं। और हमारे रमज़ान में मस्जिद में
इस्लामिक सेंटर में 24 आवर्स इतनी रौनक होती है शायद हमारे इधर मस्जिदों में भी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। सारे लोग इकट्ठे होते हैं। हमारी मस्जिद के अंदर 30 डेज़ फ्रॉम फर्स्ट रमज़ान टू लास्ट रोज़ा वो हम उधर अफ्तारी कराते हैं। तो वीक डेज़ में लाइक मंडे थ्रू फ्राइडे हमारे कोई 700 to 800 पीपल की अफ्तारी हम कराते हैं, और वीकेंड के ऊपर कोई ओवर 1000 पीपल की अफ्तारी एवरी नाइट होती दैट्स है। रियली अमेजिंग। और वो टाइम तो ऐसा होता होगा कि आपको फील नहीं आ रहा होता होगा कि आप शायद पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं। जी उधर माशाल्लाह कोई कपल 1000 पीपल होते हैं वैसे भी। और अफ्तारी के उसके बाद जो लोग आते हैं नमाज़ों के लिए तो बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद फिर ईद पे हमारा इतना ज़बरदस्त सिस्टम है उधर, हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि हम क्या करते हैं कि ईद की नमाज के बाद हमारे कहीं ना कहीं कम्युनिटी ने ब्रंच रखा होता है। जैसे मोस्ट ऑफ देम मैंने स्टार्ट किया था ये जैक्सनविल कम्युनिटी में कि मैंने ब्रंच हर नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद अपने घर में ब्रंच रखता था। तो अबाउट 600 to 700 पीपल मेरे घर में आते थे ईद की नमाज के बाद। तो हमें ऐसा ही फील होता था जैसे हम पाकिस्तान में ईद मना रहे हैं। ठीक है, ओपन ब्रांच होता है, लाइक आप उसको ये नहीं कि इनविटेशन वाले ही इनवाइटेड है। मस्जिद में जब वो सारे उनको पता होता है कि आज फॉर एग्जाम्पल जाहिद चौधरी के तरफ है, वो ईद की नमाज़ पढ़ेंगे सारे, ऑलमोस्ट सारे 1 by 1, जिसको जो टाइम मिलता जा रहा है वो आते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। वो ऑलमोस्ट ये एवरी ईद पे लाइक आज ये हैं, कल फ्रेंड हैं, परसों मैं हूँ, ऐसे जो है ना एवरी ईद पे आपको जो है ना ये सिलसिला चलता है। और ऐसे ही गेट टुगेदर जो उनके इवेंट्स का जो प्लानिंग होती है, सारा कुछ होता है, वो इकट्ठे होते हैं। इट्स फील अमेजिंग कि और कितना यूनिटी वाला एक महसूस होता होगा आपको, तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता होगा कि आपके अपने लोग आपके आसपास मौजूद हैं। और बहुत मज़ा आता है। बच्चे अपना एंजॉय करते हैं, बड़े अपना एंजॉय करते हैं। और फिर वो जो हमारा जो ब्रंच का सिलसिला होता है वो ईद की नमाज के बाद शुरू होता है और वो शाम तक चलता रहता है ये भी। और उसके अलावा ईद के अलावा हमारी जो अपनी कम्युनिटी के अंदर माशाल्लाह इतने गैदरिंग होती है, स्पेशली फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन हमारा पार्टी टाइम होता है। फुल ऑक्यूपाइड डे, पार्टी टाइम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका में लोगों के पास टाइम नहीं होता, ये वो भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप जो है या हमारी कम्युनिटी जो है वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत इन्जॉय करती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी चलती रहती हैं। वी आर वेरी बिजी ऑन द वीकेंड। सही। और ये बड़ा अच्छा है अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में, और इससे मुझे लगता है कि जो अमेरिकन है वो भी बड़े इंस्पायर होते होंगे, उन्हें भी समझ में आता होगा कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या। पाकिस्तानी कल्चर है दूसरों के साथ मिल बैठकर खुशियाँ बांटने का नाम है। तो हमें लगता है कि हम पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका मैं बताता हूँ कि हम जब ये करते हैं बड़ी गैदरिंग इस तरह की, ये वो हम अपने नेबर्स को भी बुलाते हैं। वो सारे अमेरिकन हैं, उनको हम बुलाते हैं, वो आते हैं हमारे साथ एंजॉय करते हैं। स्पेशली हमारा फूड बड़ा पसंद करते हैं। तो उसके वो जब भी हम गैदरिंग करते हैं मैं तो स्पेशली अपने नेबर्स को बुलाता हूँ। एंड वी हैव वेरी गुड रिलेशन विद द नेबर्स। तो हम ऐसे ही हैं, मैं उनके घर चला जाता हूँ, वो हमारे घर आते हैं। कई दफ़ा अगर इवेंट नहीं मिलते तो मेरे नेबर्स मुझे कॉल करते हैं कि तुमने ऐसा कुछ बनाया पाकिस्तानी फूड, आई वांट टू ईट। सो वी स्पेशली ज़्यादा फूड कौन सा पसंद आता है अमेरिकन को पाकिस्तानी के हवाले से? उनको जो है ये हमारा जो बारबेक्यू बड़ा अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है कंपेयर टू वो जो बनाते हैं उधर। और उनका हमारा ये बिरयानी तो मुझे लगता है कि ऑल अराउंड दी वर्ल्ड पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सिग्नेचर बन गया पाकिस्तान यस, वो पाकिस्तान का सिग्नेचर बन गया। और जो है ना वो काफ़ी सारे चीज़ें हैं ना। इवन हम आज ये आप हैरान होंगी कि इवन हम दाल पकाते हैं, वो दाल उनको बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल, दाल चावल हो, बिरयानी हो। 1-2 वीकेंड अगर मिस हो जाते हैं, हमारा नेबर जो रेड नेक का लाइक प्योर वाइट जो कहते हैं बोन एंड रेज ओवर देयर, तो 1-2 वीकेंड लाइक वो कोई इंट्रैक्शन नहीं हुई, मैं भी बिजी था। कॉल आई है कि कोई इवेंट नहीं चल रहा अभी, कोई नेक्स्ट ओवर वीकेंड पे कोई इवेंट नहीं होने वाला कि वी मिसिंग योर फूड ओवर देयर। सो देयर रियली लाइक इवन मेरे माय किड्स आर हमारे, चूँकि मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ उसके वो गेटेड कम्युनिटी है, तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उधर फ्रंट पे।
तो जब भी हमारे घर को गैदरिंग होती है तो वो लोग आ रहे होते हैं, वो गेट से गुजर के, तो उनको पता चल जाता है कि आज हमारे घर में गैदरिंग है। तो वो स्पेशल कॉल करते हैं कि जस्ट मेक श्योर कि मेरा फूड इधर दे के जाए। तो वो इस उसमें रहते होंगे ना कि शायद मिस ना हो जाए या ऐसे कुछ हो पाकिस्तानी। और मेरे बच्चे इस चीज़ का एक्चुअली बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जो ना वो स्पेशली उनको होता है कि हमने जो ना फूड, वो कहते हैं कि मम्मा हमें प्लीज़ पैक करके दें, हमने उसको गार्ड को उधर दे के आना फूड। और ये बड़ा अच्छा है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दीन है, वो इन्हीं चीज़ों की तो हमें दावत देता है कि हमें लोगों के साथ बांटना है, मोहब्बतें बांटनी है, खुशियाँ बांटनी है। और जाहिद साहब, आप जिस तरह से, मैं समझ रही हूँ कि आप पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको इसमें बड़ी हिम्मत दे और आगे भी आसानियाँ पैदा करें। इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है? पाकिस्तानी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, इसीलिए तो अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा गया है कि आप कोई भी बंदा, एजुकेटेड बंदा चले जाए, इवन अनएजुकेटेड बंदा चले जाए, हर बंदे के लिए काम है उधर। सही। हर बंदा जो है उधर सक्सेसफुल हो सकता है, बट ओनली दे हैव टू बी मेक श्योर कि दे हैव टू डू द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को आपने फॉलो करना है, वो बेशक लेबर में हो, किसी प्रोफेशन में हो, किसी में हो, आपको काम तो करना है। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी इतनी है, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहें ना, हर फील्ड में उधर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप करने वाले हों से। ठीक है। स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं, ये भी मुझे लगता है कि इंसान में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क वो अच्छे से करना जानता है, और शॉर्टकट कभी भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में वो मेहनत का नेमुल बदल नहीं होते। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा। मुझे आज पता चला कि अमेरिकन लाइफ एक्चुअल में कैसी होती है, और बड़े करीब से मैंने देखा, और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अमेरिका में इस दफ़ा बैठी हुई हूँ। बहुत शुक्रिया दिल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बिल्कुल इसी तरह से हम बात कर रहे थे अमेरिकन लाइफ के हवाले से। ज़िंदगी कहीं की भी हो, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।